4-5 क्लास कर लिया ना, मैं भी एक बता दूंगा कैसे नोट्स बनाना है. इट विल गिव यू एन आइडिया. स्मार्ट वर्क करना है, रुकिए बताता हूँ मैं आपको. सो ये तो हो गया अपना. सो वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है ना. सेकेंड मॉड्यूल है दैट इज इंडियन आईआर. करें शुरू. चलिए, अमित जी नमस्ते आपको. सो जो भी ऑनलाइन है उनको भी हेलो. मेरा आ रही है ना आवाज़? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो देखिए, बेसिकली व्हाट इज़ द लार्जर पर्पस दैट, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ फॉर द 5 और 10 मिनट्स. फाइन, इट विल हेल्प यू आउट टू मेक नोट्स स्मार्टली. सो अभी मैं आईआर जो पढ़ा रहा हूँ इतना डिटेलिंग में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका जो पेन है ना वो कम हो जाए. फाइन, लार्जर पर्पज इज वो, नॉलेज इज अगेन देयर, एग्जाम के लिए अगेन देयर, बट टू क्रैक दिस एग्जाम नाउ द कन्वेंशनल मेथड्स आर नॉट सफिशिएंट. अभी क्या होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कि कितने, कभी सिलेबस देखा है यूपीएससी का प्रिपेयर करते टाइम, देखा है? सो सिलेबस में भी देर आर टू टाइप्स ऑफ द थिंग्स. फर्स्ट इज द सिलेबस दैट यू सी. Second is the syllabus that we see, it means the post-mortem of the syllabus or the analysis of the syllabus. So यदि एक होते हैं मैक्रो व्यू, that is आपके syllabus में दिया हुआ होता है, and if you have not seen the syllabus, kindly go through it. Notification of the UPSC is there, और syllabus को याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए. There is no alternative to it. Fine, because the way आप जैसे रट्टा मारेंगे तो कोई भी न्यूज़ पढ़ेंगे ना तो it will make more sense to you. अदरवाइज न्यूज़ को आप पता नहीं पाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है. फाइन, दैट वी कॉल मैक्रो, यानी कि बड़ा वाला. सेकेंड इज द माइक्रो सिलेबस. सेकेंड क्या है? दैट इज माइक्रो सिलेबस. फाइन, सो माइक्रो इज दैट इज समथिंग आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू. सो माइक्रो सिलेबस की बात करते हैं ना, देर आर लार्जली 360 टॉपिक्स इन द यूपीएससी. कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 360 टॉपिक्स हैं. वो 360 टॉपिक्स आपने अभी से प्रिपेयर कर लिया ना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, आई एश्योर यू, प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस कोई नहीं रोकेगा. यू विल फेस द इंटरव्यू, दैट आई कैन गारंटी. फाइन, सो इन 360 टॉपिक्स के ऊपर ही सारा का सारा डेलिब्रेशन है. उसमें से क्या कीजिए, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द आईआर का जो पार्ट है. फाइन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग अबाउट द आईआर ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द आईआर, वी विल डिस्कस, अभी हम कोई सब्जेक्ट और करें तो टाइम आवर अभी फोकस ऑन आईआर. सो आईआर में जो सिलेबस है, अगेन देयर आर फ्यू पार्ट्स ऑफ इट. 3 और 4 ही पार्ट हैं आईआर के. फॉर एग्जाम्पल इंडियाज का फॉरेन पॉलिसी जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन. फाइन, सेकेंड इज द इंडिया एंड इट्स इमीडिएट नेबर्स, जिसमें 7 कंट्रीज प्लस दूसरी तीसरी कंट्री आ जाएंगी. थर्ड इज द इंडिया एंड P5 कंट्रीज. फाइन, लार्ज इतना हो गया. उसके बाद इंडिया एंड इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जैसे WTOs हो गया, सार्क हो गया, UN हो गया, ये सब आएगा. सो उसका एक आप डिटेल बना लीजिए. फाइन, फॉर एग्जाम्पल मैं यदि नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, दैट इज इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, दैट इज पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इट्स नेबर वाला पॉलिसी, इंडो पाक रिलेशन पढ़ रहे हैं. सो मैं क्लास में जो पढ़ाऊंगा आपको, फाइन, उसका एक नोट्स बनाइए, अलग से बना लीजिए. और क्लास के नोट्स के अलावा आप उसमें 5 पेज छोड़ दीजिए, लीव 5 पेजेस ब्लैंक. और न्यूज़पेपर में एक बार थोरोली पढ़िए कि जो मैंने पढ़ाया क्लास में वो है कि उसके अलावा भी कुछ चीज़ है और कुछ ऐड हुआ है. फॉर एग्जाम्पल पढ़ लिया और करतारपुर कॉरिडोर नहीं पढ़ा है, जो भी बन गया, सो करतारपुर कॉरिडोर को लिखिए और वहीं पे देन एंड देयर उसको नोट बना लीजिए. फाइन, इट विल हेल्प यू. कैसे कि टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा. जो मैंने कल बोला था, इट विल मेक मोर सेंस नाउ यू, बिकॉज देखिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में देयर इज नथिंग डिफरेंट. जो आज से हम लोग 8 साल पहले पढ़ते हैं वो अभी भी पढ़ रहे हैं. इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में जो आज से 8 साल पढ़ते थे वो अभी भी है. 3-4 चीज़ें ऐड हुई हैं. फाइन, अदरवाइज द बेस इज देयर. सो यू विल हैव टू फिल द नया नया चीज़. और पूरे के पूरे आर्टिकल में यू विल सी देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ द आर्टिकल, इधर इनटू हिंदू और एनी न्यूज़पेपर. One newspaper article talks about the positive aspect of India-Pakistan relation, and second will ask about the negative aspect. Fine. So positive में negative में भी only try to jot down only 10 points.
फाइन, बिकॉज अल्टीमेट पर्पज इज व्हाट, इधर टू राइट ए गुड आंसर और एक्सप्रेस योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। तीसरा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि छोटी मोटी चीज़ें, सर क्रीक कहाँ है, सियाचिन का क्या लोकेशन, ये सब जानना, फाइन, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लासरूम में भी। सो 5 से 10 पॉइंट लिख लिया, इसके अलावा दैट टॉपिक नेवर रीड, बिकॉज हम लोग गधे नहीं हैं। गधे क्या करते हैं, कोलू की तरफ एक ही पर घूमते रहते हैं। सो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर यू कैन मेक 500 का नोट्स एज वेल, बट 500 का नोट्स इज पॉसिबल ह्यूमनली टू डिस्कस इन ए गुड आंसर, 250 वर्ड या 150 वर्ड नहीं है ना। सो डू दैट स्मार्ट स्टडी। मैक्रो डिवीजन ऑफ द सिलेबस कर लीजिए, टॉपिक्स उसमें डिवाइड कर लीजिए। टॉपिक्स के बाद जो क्लास में लिख लिया, उसके बाद 2 3 4 5 पेज छोड़ दीजिए, फाइन। एंड 5 पेज में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, न्यूज़पेपर में, हिंदू में आर्टिकल आया है कि इंडिया शुड डू दिस एंड दैट, वहां पे ही लिखना है, लीव दैट, 5 लाइन में लिख के छोड़ दीजिए। उसके अलावा पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं देखना उसका निटी-गिटी, बस और बस उसकी समरी पढ़ के छोड़ देनी है, फाइन। दैट शैल बी द अप्रोच, और इससे आपका टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा, एंड दैट इज द ब्यूटी एज वेल। आपका आईआर तो कंप्लीट हो ही रहा है, करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो रहा है। इसका मैं लार्जर फायदा बताता हूँ। आप लोग जब मेंस फेस करेंगे ना, या व्हेन यू विल फेस द प्रीलिम्स, तो बहुत टेंशन होती है, बिकॉज प्लीज उसके बाद क्या होता है कि टेंशन बहुत होती है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। देयर आर 10 और 12 सब्जेक्ट, उसमें भी अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती है। सो इट विल रिड्यूस द पेन, ठीक है ना। और रिवीजन के टाइम में आपको एक दिन में पूरा का पूरा आईआर रिवीजन हो जाएगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैथड, फाइन। सो ऐसा ही पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, बेवकूफ़ों की तरह नहीं पढ़ना है, फाइन। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ व्हेन आई टीच। तो इंडिया बांग्लादेश खत्म कर दिया, 5 पेज छोड़ दिया, 5 पेज में आप फिलर बनाते जाइए, उसको जो भी लिखना है लिखते जाइए, नथिंग एक्स्ट्रा इज नीडेड, फाइन। एंड दैट शैल बी द अप्रोच, ठीक है, फाइन। चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अभी मैं बता रहा था कि कैसे पढ़ना है, सो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, फाइन ना, बिकॉज रिपीट करने का फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। शुरू करते हैं अबाउट द इंडिया पाकिस्तान। आई विल गिव द नोट्स एज वेल, ठीक है ना, ग्रुप में आई विल जो अभी तक की पढ़ाई कर ली, दैट इज मॉड्यूल 1 इज कंप्लीटेड नाउ, सो आई विल गिव द मॉड्यूल 1 का पीडीएफ नोट्स, एंड वो आप लोग देख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू आउट। जो छूट गया होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, फाइन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द, या किसके लिए? हाँ, नोट्स तो बनाइए, मैं यही कर रहा था। नोट्स में किस इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिए, ठीक है। देयर आर 360 टॉपिक ओनली इनटू द यूपीएससी लम सम में। मैंने मैक्रो डिवीजन पे एकदम नीचे जाकर डिवीजन किया हो। इन 360 टॉपिक में जो आईआर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसके आप टॉपिक्स बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो इसके लिए एक बना लीजिए सेपरेट शीट, और 5-10 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। जब क्लास खत्म हो जाए तो 5 पेज उसका एक्स्ट्रा छोड़ देना है। 5 पेज में जो नई नई चीज़ें आएंगी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के एवोल्यूशन में, वो उसको सिर्फ लिख लेना है, और वहाँ से एक्स्ट्रा न्यूज़ उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ना हिंदू से, ना न्यूज़पेपर से, ना किसी दैनिक जागरण से, कहीं से नहीं पढ़ना है, बिकॉज कुछ रिपीटेशन ही होता है सारा, कुछ भी नया नहीं आएगा। 8 साल पहले जो न्यूज़ था अभी भी वही चल रहा है, ठीक है ना। तो वही आपको स्मार्ट वर्क में बोलने की बोल रहा था जब लोग आप नहीं आए थे। तो दिस इज द स्मार्ट वर्क हाउ वी रीड, और ऐसे ही पढ़ना है। तभी न्यूज़पेपर का 1.5 घंटे का 2 घंटे का जो टाइम लग रहा है ना, इट विल रिड्यूस अप टू द 25 मिनट्स, और मैं तो 5 मिनट में पढ़ लेता हूँ। आई डोंट हैव द टाइम, बिकॉज कि क्लासेस बहुत सारी होती हैं, आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो नई चीज़ें होती बस उसको देखता हूँ, बिकॉज आई हैव द बैकग्राउंड। तो यदि मुझे बेलारूस और इंडिया के बारे में कुछ पढ़ना है, बेलारूस रसिया के बारे में, आई हैव द बैकग्राउंड, ओनली आई विल सी कि नया क्या हुआ है। नया कुछ नहीं होता, थोड़ी मोड़ी चीज़ें, तो उसको इतना लंबा करके लिख देते हैं, टाइम बहुत लगता है पढ़ने में। और हमारा काम ये नहीं कि बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखना, हमारा काम है कि फैक्ट को अच्छे से एनालिटिकल वे में लिख देना, फाइन, एंड दैट शुड बी द पर्पस, ठीक है। चलिए, एंड ऑनलाइन जो भी हैं उनको मेरा हेलो सर, अब तो एडिक्शन हो गई है आपके, अच्छा थैंक यू सो मच सचिन, एंड देयर इज अंजलि हेलो। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ, ठीक है। सो कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे? हमने कर लिया था की ऑब्जेक्टिव्स, फाइन, की ऑब्जेक्टिव्स हो गया, कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वो तो हो गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग थे, ये भी हमने कर लिया था, इंडिया एंड इट्स नेबर की पॉलिसी, और कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गया था। जस्ट ए रिकैप टू यू, फाइन। फिर हमने ये इन्फोग्राफिक्स के थ्रू देखा था, द पिक्चर्स दैट इज नॉट क्लियर टू यू, इट विल बी वेरी क्लियर इन टू द पीपीटी, जो मैं नोट्स दूंगा उसमें बहुत क्लियरिटी रहेगी। थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, क्वालिटी अच्छी है, इट विल नॉट अफेक्ट एनी स्टडी। इन केस यू आर नॉट फाइंडिंग इट, यहाँ पे दिख नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में बहुत अच्छे से दिखता है, आप में भी दिखेगा, फाइन। सो वी हैव डिस्कस द 6 फेजेस, अभी तक कर लिया है ऊपर से। नाउ वी विल गिव द डिटेलिंग ऑफ ऑल दिस 6 फेजेस ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसका इवोल्यूशन हुआ, फाइन। चलिए शुरू करते हैं, और हिंदी वालों अभी दिक्कत हो तो फिर लेट मी नो, we will discuss in Hindi as well. Now we were discussing our first phase, that is era of optimistic non-alignment, fine. Time period लिख लीजिए, it's very important, that is the 1946 up to 1962, ठीक है।
हट जाता हूं मैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, इंडिया इमर्ज एज ए वॉइस फॉर द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो व्हाट इज ग्लोबल साउथ? वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लास। ग्लोबल साउथ इज ए डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों का एक ग्रुप है, फाइन। सो अब इंडिया जो होती है, क्योंकि इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, कॉलोनियल लीगेसीज के पास है, सो वी नो ऑल द ऑपरेसिव मेथड दैट हैव बीन इम्प्लाइड अपॉन द इंडिया। सो इंडिया क्या करेगी, अब जितनी कॉलोनियल देश हैं उनके लिए अपने एक वॉइस को पिच करेगी। दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कहीं ना कुछ अपना असर्टिव करेगी, बिकॉज इट वाज द पॉलिसी ऑफ नेहरू। नेहरू को था कि ही वांटेड टू बिकम ए वर्ल्ड लीडर, सो हिज पॉलिसीज वेर नेवर इनवर्ड लुकिंग, हिज पॉलिसीज वेर आउटवर्ड लुकिंग। ठीक है ना, उसका फायदा भी हुआ, उसका नुकसान भी हुआ, देखेंगे, वी विल डू व्हेन वी विल डिस्कस द नेहरूज के डिफरेंट पॉलिसीज, फाइन। ऑल्सो इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम, फाइन। कब हुआ था? बेलाग्राड में इसकी बात हुई थी, बट कहीं अपना इंडोनेशिया में फाइनली इसका फाइनलाइजेशन हुआ था। अभी देख लीजिए, वी विल डिस्कस नैम सेपरेटली व्हेन वी विल डिस्कस द वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, फाइन। अभी ये देख लीजिए, इट हुआ था जो फर्स्ट फेज में हुआ था। एंड व्हाट वाज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट? गुट निरपेक्ष था। जनरली इट इज इन द बुक रिटन इज इट्स द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंटरवेंशन की पॉलिसी थी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? नेशनल इंटरेस्ट। यदि हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमें अलाउ कर रही है या कर रहा है, ठीक है ना, सो हम लोग हमेशा इंटरवेन करेंगे। यदि ये अलाउ नहीं कर रही, इससे जो हमें नुकसान है, तो हम नहीं करेंगे। क्लियर है? और कौन कौन थे नेशनल नॉन अलाइनमेंट के पॉलिसीज? कौन कौन से थे? देयर वर लार्जली टू लार्जर पॉलिसी था। तो इट वाज अ पॉलिसी ऑफ नॉट ज्वाइनिंग ईदर ऑफ द कोल्ड वॉर कैंप्स। कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। सो हमने कहा कि हम कोल्ड वॉर में दोनों ब्लॉक में किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, फाइन। सो अभी सोचिए, इसका फायदा है कि नुकसान? लार्जर स्केप पे यू नो ऑल द फैक्ट्स, बट इसका फायदा है कि नुकसान है? क्या नुकसान है? हाँ, एग्जैक्टली। सो इंडिया का शुरू में तो फायदा मिला इस चीज का, नॉन अलाइनमेंट का, बट बाद में इसको बहुत नुकसान हुआ है। दैट विल सी कि कैसे नुकसान हुआ इसका, फाइन। सो बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है अभी। इट वाज द पॉलिसी ऑफ नॉट ज्वाइनिंग। तो इंडिया परसुएड एन एक्टिव पॉलिसी टू सॉल्व सम ऑफ द ग्लोबल डिस्प्यूट अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सो अब इंडिया यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पावर के रूप में काम करना शुरू करती है। और वी हैव ऑल्सो ट्राई टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ऑफ द नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला, फाइन। सो इंडिया वहाँ पे एक्टिवली क्या करी है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के भी जो डिस्प्यूट है, लीगेसी का डिस्प्यूट है, उसको भी हम लोगों ने सॉल्व करने का कोशिश किया, बट अगेन ये काम नहीं किया, फाइन। चलिए, सो शशि थरूर ने इस पॉलिसी को कहा है दैट इज आइडियलिज्म इन द फॉरेन पॉलिसी। क्या कहा? इट वाज, ठीक है ना, यूटोपियन था, यानी कि बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे थे, रियलिटी से काफी दूर थे हम लोग। अपना सॉल्व करने की कोशिश किसी को कर रहे हैं? कोरियन इशू को कर रहे हैं। हम अपना घर की इशू सॉल्व नहीं कर पाए, दैट इज द इशू बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, बट वी आर ट्राइंग टू बिकम द चौधरी ऑफ वर्ल्ड। सो चौधरी ऑफ वर्ल्ड बनेंगे तो क्या होगा? बैकफायर करेगी वो चीज। वही होती है इंडिया के साथ। क्या होता है? दिस पीरियड सून ended when the Chinese handed over a humiliating defeat to the Indians in the Sino-China War। 1962 में लड़ाई होती है, उसके कारण क्या होता है? इंडिया को डिफीट होना पड़ता है। और लेट अस ट्राई टू सी जो 1962 का वॉर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि उसमें क्या हुआ था। लार्जली इट इज कंसिडर्ड कि हम लोग हार गए, बारिंग फ्यू रीजंस। फॉर एग्जाम्पल रिजांगला, रिजांगला इज ए प्लेस कहाँ पे है? रिजांगला, इट्स ना तिब्बत के पास कहीं पे है, फाइन, लगा लीजिए लद्दाख में है ये। अभी रिजांगला काफी न्यूज में था। रिजांगला में अहीर रेजिमेंट ने काफी अच्छी लड़ाई करी थी, वहां हम लोग जीत गए थे। और सिक्किम में भी जो कुछ अपना बात करें ना, वहां पे भी हम लोग जीते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एरियाज इंडियन आर्मी लॉस्ट। क्यों हार गए? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द वॉर। ट्राई टू रिकॉल लेबनसरम, उस टाइम ही मैंने कहा था, इफ देर आर ओनली टू कंडीशन, या तो आप लड़ाई कर रहे होते हैं या आप लड़ाई का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इंडिया चौधरी बनने निकल गया था वर्ल्ड में। चौधरी बनेंगे तो घर में क्या रहेगा? गेट खुला रहेगा तो कोई नहीं आपको, ठीक है ना, परेशान कर देगा। तो रिजल्ट यही होता है कि इंडिया हारती है, और हारती बुरी तरह है। बुरी तरह इसलिए हारती है क्योंकि सही में यह डिसिसिव हमारी हार थी, हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, और इससे इंडियन मॉरलिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एग्जैक्टली कुछ हुआ ना हुआ, इंडियन मॉरलिटी को बहुत, एक मॉरल अपर ग्राउंड जो हमारे पास था उसको काफ़ी हर्ट हुए हम लोग, फाइन। चलिए, सो नाउ let us try to understand the second phase that we call what? लिख लीजिए इसको भी, that is era of realism and discovery। अभी प्यार में धोखा मिल गया तो
अभी सच्चाई का पता चल जाएगा इंडिया को, ठीक है ना। सो लिखिए इरा ऑफ रियलिज्म एंड डिस्कवरी। टाइम पीरियड 62 से 70 तक, 62 टू 70, ठीक है। So let us try to understand the various aspect of this ये. So it was a period of embracing realism and began to discover its strength. अब हमने कहा कि ठीक है हम हार गए हैं, now let us try to understand what are our various strength. और इसी में क्या होता है, we continue to NAM हम लोग continue करते रहे, NAM जो हमारा था, ठीक है ना, that was again a very important aspect of India's foreign policy. और हमने काम करना शुरू कर दिया various aspect पर इसी टाइम पाकिस्तान ने फायदा उठाया हमारी कमजोरी का। पाकिस्तान को ये लगा था कि 62 में इंडिया बुरी तरह हार गई है, फाइन। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू असर्ट देयर हेजेमनी ओवर इंडिया। उनको लगा इंडियन आर्मी ऐसे ही है, फालतू है, ठीक है, फालतू है, तो क्या करेंगे वो थोड़ा सा वो चौधरी बनने लगेंगे। तो 1965 का वॉर होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज ऑफ अयूब खान, दैट इज फील्ड मार्शल ऑफ द पाकिस्तान। ही थॉट दैट इंडियन आर्मी इज वीकन बिकॉज 62 में बहुत ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी, बट शेर घायल हो जाता है, लेकिन शेर तो शेर ही होता है। सो रिजल्ट क्या होता है इसका, ठीक है ना, रिजल्ट ये होता है जो हम लोग देखेंगे, चलिए फोटो नहीं है इसमें, सो मैंने नहीं डाला है। सो बेसिकली रिजल्ट इसका ये होता है, पाकिस्तान हमारे ऊपर तो बदमाशी कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान के हम लोग लाहौर तक हमारी आर्मी पहुंच जाती है, फाइन। 65 में वी हैव कैप्चर्ड लाहौर, बट बाद में उनको हमने दे दिया था, कहा कि ठीक है रख लो लाहौर, हमको दिक्कत नहीं है। सो वी हैव ले लेते हैं, इंडिया के पास दो दो तीन ऐसे बना था हमारे पास सिचुएशन। 65 का सिचुएशन बना था व्हेन पीओके वाज, लाहौर जब हमारे तक थे, सो पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, फाइन, पीओके तो छोड़ दीजिए। उसके बाद 71 में भी कंडीशन ऐसे बनी थी, इंडिया सिर्फ बांग्लादेश तक रिस्ट्रिक्टेड होकर रह गई। इंडिया यदि चाहती तो वो आ जाती पीओके भी लें, क्योंकि इंडिया बहुत बहुत ज़्यादा 65 में तो स्टिल देयर वाज नॉट डिसिसिव विक्ट्री, बट 71 वाज द टाइम व्हेन इंडिया वाज हैविंग अपर हैंड। उसमें तो 93,000 उसके आर्मी ने सरेंडर किया है, तो पीओ को क्या हम तो बलूचिस्तान को भी अलग करा देते। लेकिन अगेन ये कहा जाता है 71 के बारे में, वी हैव वॉन द वॉर इन द फील्ड बट वी हैव लॉस्ट द वॉर ओवर द टेबल, बिकॉज जब शिमला हुआ है समझौता, तो हमने उसको बहुत सारा चीज़ दे दिया है ऐसे ही बिना किसी क्विड प्रो क्यो के। सो हमने ये कहा जाता है कि हमारी आर्मी तो जीत गई बट हमारे पॉलिटिशियन हार गए थे 71 में। इसलिए भी कहा जाता है कि इट इज़ नॉट ए डिसिसिव विक्ट्री फॉर इंडिया, बिकॉज हमने जो एडवांटेज था सब लॉस कर दिया, फाइन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। सो 65 का हो जाता है, और इस टाइम ही क्या हो रहा था, हमारे रिलेशन यूएसए के साथ खराब हो रहे थे। यूएसए के साथ इसलिए खराब हो रहे थे क्योंकि यूएसए का जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था, दैट इज जॉन एफ कैनेडी, उसकी डिसलाइकिंग थी इंडिया के लिए, बिकॉज सी नेवर लाइक कौन, इंदिरा गांधी को कभी पसंद नहीं किया उसने, बिकॉज ऑफ द इंदिरा गांधी का जो क्लाउड था, इंदिरा गांधी का जो एक हेजिमनिक असर, हाँ, सो उसको यूएस वाले लाइक नहीं कर रहे थे, तो वो हमेशा एक बड़ा डिसलाइक इंडिया के लिए होता था। तो कहते हैं ना, कई बार आप ना ये नहीं देखते सामने वाले की क्वालिटीज़ क्या हैं, आपके मन में बस इंसुएट कर लेते हैं कि ये बंदा खराब ही होगा, तो आप उसके बारे में हमेशा खराब ही सोचते हैं। यही हो गया था उस टाइम यूएसए की पॉलिसी के साथ। यूएसए की पॉलिसी वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द इंदिरा गांधी, दे ओवरलुक द स्ट्रेंथ ऑफ द इंदिरा गांधी एंड दे ऑलवेज प्रिफर्ड इंदिरा गांधी नेगेटिव एस्पेक्ट, एंड दैट्स वाई वो प्रिफर्ड किसको करने लगे, पाकिस्तान को करने लगे, और पाकिस्तान का इमरजेंस होने लगा। और नॉट ओनली दैट, एक टाइम था जब पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, बिकॉज इट वॉज सपोर्टेड बाय द यूएस, फाइन, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन अगेन पाकिस्तान को खुजली है, खुजली किस चीज़ का है, इंडिया के ऊपर राज करने का फिर से, और वो खुजली उसको हमेशा ले डूबती है, और फिर वो क्या करने लेंगे, वो खुजली को अपना ट्राई करने लेंगे, कोई बात नहीं। सो इंडिया का और भी क्या था कि इकोनॉमिक कंडीशन डिटोरिएट काफ़ी हो रही थी उस टाइम तक, ये जो इरा था, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं था, पाकिस्तान के ऊपर अपना यूएसए का हाथ था, हम इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, और हमारी एग्रीकल्चर काफ़ी पुरानी हो रही थी, हमारे आर्मी ऑलरेडी हार चुकी थी। वॉर के बाद काफ़ी इश्यूज होते हैं, वॉर इज़ अ वेरी बैड बिजनेस, फाइन। वॉर के बाद इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है, वॉर के बाद चीज़ें महंगी हो जाती हैं, डिजीज़ काफ़ी होने लगती हैं। सो इंडिया के ऊपर सारी चीज़ें होने लगी थी, और ये कंडीशन हो गया था कि हमें वीट के लिए डिपेंडेंट होना पड़ा था। जो इंडिया कंट्री जिसका एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी सुटेबल फॉर द मतलब एग्रीकल्चर, वीट और राइस तो कम से कम बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, उसके लिए भी हमें यूएस से मंगाना पड़ गया था, बिकॉज हमारे यहाँ मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं थे। तभी आते हैं क्यों, लाल बहादुर शास्त्री जो क्या लाते हैं, जय जवान जय किसान, और इंडिया में फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू होता है किसके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री लीडर थे, लेकिन पर्सन कौन था, है? याद कीजिए, नॉर्मन बोरलॉग और एम एस स्वामीनाथन, दोनों ने मिलके, और वैरायटी कौन सी थी, फिलीपींस की राइस थी, उसकी क्या क्वालिटी थी,
बढ़िया क्यों थी? बढ़िया तो थी, ड्रॉट रेसिस्टेंट थी थोड़ी, शॉर्ट क्वालिटी के, शॉर्ट हाइट की हुआ था, शॉर्ट हाइट की जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी तो ज़्यादा ज़्यादा अनाज उपजाया जाएगा। बेसिक्स हैं ये सब, बहुत बेसिक्स हैं, नहीं पढ़ना, लेकिन यू शुड हैव द आइडिया कि क्या हुआ था। फाइन। और मीनवाइल हमें तब तक क्या करना था, इंपोर्ट करना पड़ता था यूएस से। यूएस हमारे ऊपर क्या करता था, मनमानी चीज़ें करता था कि तुम्हें मैं दे रहा हूँ वीट, तो हम तुम्हें ये हमें दे दो। तो इंडिया का वो टाइम था जो बहुत ख़राब फेज था। बट इंडिया का ये हमेशा एक अच्छा ये रहा है ना, जब जब खराब टाइम हुआ हमारे लीडर्स बहुत अच्छे आए हैं। ये पता नहीं कहिए इंडिया का भाग्य की क्या है। यू टॉक अबाउट द 1971, फाइन, सो वेरी बैड कंडीशन इंडिया का था। उसमें कौन आती हैं, इंदिरा गांधी। उससे पहले जो फूड क्राइसिस हो गया था, लीडर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, बहुत जबरदस्त लीडर, सिर्फ मुझे लगता है 11 महीने रहे हैं वो प्रधानमंत्री। बट वो कहते हैं ना, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप कितने टाइम तक राज करते हैं, डिपेंड होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज क्या क्या है। फाइन। सो बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया और इंडिया को एक क्राइसिस से उबार दिया, नहीं तो पाकिस्तान और हम में कोई फर्क नहीं था, हम तो और खराब कंडीशन में थे। फिर आते हैं बात करते हैं हम लोग कि लेट अस सपोज उसके बाद 1991 बहुत सिचुएशन खराब। चंद्रशेखर पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने सिचुएशन को एसेस किया, और उनके प्राइम मिनिस्टर के 2 दिन बनने के बाद ही 2 दिन के बाद एल.के. झा, आई गेस, हु यूज्ड टू बी द फाइनेंशियल सेक्रेटरी, नहीं, विमल जलान यूज्ड टू बी द फाइनेंशियल सेक्रेटरी, और मीटिंग में, पहले मीटिंग में कहा कि हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा है फॉरेन रिजर्व। तो चंद्रशेखर जी ने कहा भी था कि तुम इसी का वेट कर रहे थे क्या, पहले आज तक क्यों नहीं बताया? तो बोला कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने मना किया था डिस्क्लोज करने की, हमारे पास पैसा नहीं बचा है। तो सर और पकड़ लिया उन्होंने। खैर उन्होंने तो रिजर्व कर दे दिया था यूएस, मतलब हम लोग गोल्ड भेज दिया था, ये तो फैक्ट पता होगा ना आपको, हमने गोल्ड भेज दिया था, गिरवी रख दी थी अपनी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद कौन आते हैं, नरसिम्हा राव। अगेन क्राइसिस का सिचुएशन है, बट हमारे लीडर बहुत अच्छे आए। कौन, नरसिम्हा राव। उन्होंने कौन लाया, एलपीजी लाया उन्होंने। फाइन। अगेन ही वॉज सपोर्टेड बाय डेफिनेटली मनमोहन सिंह एंड ऑल द स्टॉलवर्ट ऑफ दैट टाइम। और फिर हम उस टाइम से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर आई थी 2001-2 का दौर, जब हमारी राइज तो हो रही थी, बट हमारे ऊपर अटैक काफी बढ़ गया था, वर्ल्ड का अटैक बढ़ गया था, हम लोग आइसोलेट हो गए थे, बिकॉज वी हैव डन व्हाट, न्यूक्लियर टेस्ट। फाइन। तो हमारे पास कौन होता है, अटल बिहारी आ जाते हैं। फाइन। सो ऐसे सिचुएशन होते गया, और इंडिया का ये भाग्य है कि इसके लीडर्स बहुत अच्छे हैं। जिस टाइम क्राइसिस का सिचुएशन हुआ खराब, हाँ खराब, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब अच्छे सिचुएशन थे उस टाइम लीडर्स अच्छे नहीं आए, दिक्कत यहाँ हो गई इंडिया के साथ। फाइन। यदि दोनों हो जाता, खराब के टाइम में अच्छे लीडर्स, अच्छे के टाइम में भी अच्छे लीडर्स, तो इंडिया डेवलप्ड हो जाती। दैट हैपन विद द मोस्ट ऑफ द कंट्री, इंडिया के यही दुर्भाग्य भी रहा है। फाइन। सो वी हैव द मिक्स बैग नाउ, कि हमारे कुछ अच्छे भी लीडर हैं, कुछ खराब भी लीडर हैं। फाइन। चलिए, नेक्स्ट टाइम वाज द इरा ऑफ रीजनल असर्शन। ये कब था, 2 लोग थे इसमें इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। सो अभी क्या, इंडिया थोड़ी थोड़ी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने लगी थी, लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था। तो यहीं से इंडिया का बिग ब्रदर सिंड्रोम शुरू होता है। क्या शुरू होता है, क्या होता है ये बिग ब्रदर, ये तो होता है, होता क्या है ये, क्या, सपोर्टेड, गॉडफादर वाला कह सकते हैं, कहीं ना कहीं सही है। सो मनीषा, गुड आफ्टरनून। सो बिग ब्रदर सिंड्रोम क्या होता है, देखिए इंडिया का साइज देखिए साउथ एशिया में, फाइन, कॉन्टिनेंटल साइज या पॉपुलेशन साइज देखिए, ये इकोनॉमिक साइज देखिए, बहुत बड़ा है। फाइन, बहुत बड़ा है ये। इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री, बहुत बड़ा सारी कंट्रियों का एक एमलगेशन है कहा जाए तो। फाइन। और इसके जो नेबर्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं। तो इंडिया क्या चाहती है कि हमारे ये छोटे भाई हैं, ठीक है ना। छोटे भाई होने का नुकसान क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, इज्जत सबको चाहिए, ठीक है ना। इज्जत के चक्कर में क्या करते हैं हम लोग, कभी भी कान भी पकड़ के मचोड़ देते हैं अपने छोटे भाइयों का। और क्या होता है, जो कंट्री सॉवरिन होती है, जो कंट्री इंडिपेंडेंट होती है, वो कभी नहीं चाहती कि मेरे कान पे कोई हाथ भी रखे, और इंडिया तो मचोड़ भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, राजीव गांधी जी ने क्या किया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया था नेपाल का, बिकॉज नेपाल वॉज स्लाइडिंग फास्ट विद द चाइना। इनको लगा कि अभी तो चाइना, नेपाल बहुत बढ़ रही है, इसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। नेपाल का मजबूरी क्या है, इट्स लैंड लॉक कंट्री, इसके पास सब कुछ बाहर से ही आता है, ऑयल भी बाहर से आएगा, चीनी भी बाहर से आएगा, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ये। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो ट्राई टू इंटरवेंट इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द श्रीलंका। इंडिया ने कभी आज तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है जो इंडिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, इट यूज्ड टू बी एलटीटी। आई एम साउंडिंग वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, बट इज ए फैक्ट ओनली। एलटीटी वाज नथिंग, वाज क्रिएशन ऑफ द व्हाट, रॉ का, RANW का क्रिएशन था। एंड वी वांटेड टू कीप श्रीलंका एज आवर बैकयार्ड, कहते थे कि हमारा पार्ट है और हम रखेंगे इसको।
क्योंकि वहाँ पे असर्सन यूएसए का काफ़ी बढ़ गया था, तो हमने एलटीटी को बना दिया वहाँ पे। एंड इंडिया का लास्ट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज एलटीटी ओनली। तो हमने वहाँ के इंटरनल अफेयर में इंटरवेन करना शुरू कर दिया और हमने श्रीलंका का भी कान मचोड़ा। फाइन। तो रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारी हमने कंसिक्वेंसेज देखेंगे जो हमें बाद में पता चलेगा। नॉट ओनली दैट, पाकिस्तान का क्रिएशन तो इसका बांग्लादेश का क्रिएशन तो पता ही है 1971 में वी हैव क्रिएटेड, वी हैव अगेन इंटरवेंट इनटू द व्हाट, अपना पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेन किया और इसको कलर किसका दे दिया, माइग्रेशन क्राइसिस का कलर दे दिया। फाइन। और ह्यूमन राइट वायलेशन का। नॉट ओनली दैट, वी हैव आल्सो इंटरवेन टू द मालदीव्स। फाइन। ऑपरेशन कैक्टस सब हमने किया है। सो दिस वाज द इरा ड्यूरिंग व्हाट वी वर डूइंग आवर असर्शन। और बिग ब्रदर सिंड्रोम इंडिया का यहीं से शुरू होता है कि इंडिया को लगता है कि हम इतने बड़े हैं इस रीजन में कि वी कैन चेंज एंड इन्फ्लुएंस अदर आवर नेबर्स। फाइन। तो इसका कुछ फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है ये बताइए, व्हाट इज द बेनिफिट, एनीवन हु इज ऑनलाइन, what is the benefit of the big brother, having big brother in our backyard, and what are the नुकसान as well? डिटरेंस क्रिएट होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो हमारा जो यूएसए का डिटरेंस है, जैसा इंडिया चाह रही थी कि हमारा डिटरेंस एटलीस्ट साउथ एशिया में हो जाए, पहला हो गया डिटरेंस, यानी कि भय बन जाएगा। दूसरा आप बताइए फायदा क्या होगा इसका, डिटरेंस बढ़ाया आपने, आप वीडियोस देखिएगा शुरू के तो आपको डिटरेंस पता होगा। आप बताइए क्या फायदा होगा। अगेन डिटरेंस यदि क्रिएट करेंगे तो आपको इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, आपको दूसरे देशों की इफेक्ट होगी और आपको वो कहीं ना कहीं कंसेशन देंगे तो ट्रेड आपका बढ़ जाएगा। तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करने लेंगे उस कंट्री के साथ। अभी आप और कुछ फायदा बताइए। कल्चरल आपका भी एक एस्पेक्ट जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी कल्चर्स, बॉलीवुड की मूवीज देखी जाएंगी क्योंकि आपका पेनिट्रेशन हो जाएगा ऐसे जगहों में। फाइन। सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स। नुकसान क्या है, एंड नुकसान बहुत ज्यादा है इसका, इट्स वेरी रीजनेबल। नुकसान क्या है, वॉर नहीं होगी क्योंकि एसिमेट्री है। सो वॉर इसलिए नहीं होगी, देखिए साइज का देखिए ना आप, देयर इज अ ह्यूज एसिमेट्री बिटवीन द इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज। सो इंडिया इज समवेयर यहाँ पे, इसके नेबर्स जो है बहुत छोटे छोटे हैं। उसको वो नहीं है, रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, इट्स वेरी रीजनेबल। आप रीजनिंग लगाइए, सी सेट का सोचिए ये पेपर है। क्वेश्चन है कि बिग ब्रदर जो सिंड्रोम होता है उसका फायदा क्या है, ये हैव डिस्कस्ड। नाउ वी आर डिस्कसिंग उसके नुकसान क्या है। सो व्हाट आर द एग्जैक्टली ये होगा कि बाहर की कंट्रीज आपको देखने लगेंगी, इट इज ए पावर हु हैव द क्या कहते हैं एस्पिरेशन, हु हैव द कॉलोनियल हैंगओवर एंड दे हैव एस्पिरेशन टू ओवरटेक इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर कंट्रीज। सो आपके लिए एक निगेटिव सेंटिमेंट दूसरे कंट्रीज में बनने लगेगा। सही हुआ नेपाल के साथ। सो नेपाल को ये लगने लगा कि ये बिग ब्रदर हैं हमारे और किसी दिन हमारे ऊपर ये अटैक कर सकते हैं, तो वो किसके साथ चली जाएगी, चाइना के साथ। यही हुआ श्रीलंका के साथ, ठीक है ना। श्रीलंका में अपने इंटरनल अफेयर किया, उनको लगा कि दे आर इंटरवेनिंग इनटू आवर डैम अफेयर, उनको लगता है कि हमारे देश को भी दो हिस्सों में तोड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो दे विल अगेन साइड विथ हुम, चाइना, बिकॉज चाइना इज इमर्जिंग नाउ, और दे विल साइड विद द वेस्टर्न कंट्री एज वेल। फाइन। नॉर्वे का बहुत बड़ा रोल रहा है चाइना के इंटरनल इशूज में। अगेन नॉर्वे इज लार्जली पीसफुल कंट्री, बट पता नहीं उनको क्या उनसे एस्पिरेशन बिकॉज ऑफ द दिस रूट, बिकॉज अगेन दिस ए वेरी वाइटल रूट पे है श्रीलंका। पाकिस्तान में तो हो ही गया सारे अफेयर्स, एंड इज द मालदीव जहाँ पे भी काफ़ी एंटी इंडिया सेंटिमेंट राइज होने लगते हैं। फाइन। मालदीव्स में भी देखिए दो टाइप के लोग हैं मालदीव में, एक है एक प्रो इंडिया रिजीम है, ठीक है ना, एक एंटी इंडिया रिजीम है। प्रो इंडिया रिजीम जब जब आती है उससे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अभी के टाइम में प्रो इंडिया रिजीम है। फाइन। मोहम्मद नशीद वगैरह का जो पार्टी है उनका प्रो इंडिया रिजीम है, और गयूम जब होंगे जो दूसरी पार्टी के होंगे वो हमारे उनसे रिलेशन खराब हो जाएंगे। बांग्लादेश के साथ भी हमारा यही रिलेशन है। बांग्लादेश में भी दो पार्टी है, बीएनपी खालिदा जिया की, और दूसरी पार्टी है जो शेख हसीना की है। फाइन। सो शेख हसीना की पार्टी इज जनरली कंसिडर प्रो इंडिया बिकॉज हमने उनको सपोर्ट किया है, और खालिदा जिया इज कंसिडर प्रो पाकिस्तान क्योंकि उनके पाकिस्तान का हैंगओवर गया नहीं है। तो जब जब ये गवर्नमेंट चेंज होती है हमारे रिलेशन ऐसे कंट्रीज के साथ चेंज होने लगते हैं। श्रीलंका में भी यही सिचुएशन ऑलमोस्ट, जो अभी की रिजीम है दैट इज नॉट कंसिडर सो फ्रेंडली विद द इंडिया, ऑल्दो वी आर हैविंग गुड रिलेशन विद द श्रीलंका, बट कहीं ना कहीं उसका है कि वो दे प्रिफर चाइना मोर बिकॉज ऑफ द इंडिया ने जो पास्ट में पाप किए हैं उसका रिजल्ट अभी मिल रहा है इसको।
because you can't nowadays, you can't even कि in the modern time you can't assert your hegemony over the other world, fine, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट कंट्री है, सबकी सॉवरेनिटी, सबको नेशनलिटी अपनी प्यारी है, फाइन. सो इसका कुछ फायदा भी हुआ, इसका कुछ नुकसान भी हुआ, फाइन. सो इंडिया इमर्ज एज ए रीजनल पावर इन द कंडक्ट ऑफ इट्स डिप्लोमेसी. रीजनल पावर तो बन गए, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग कभी भी इंटरनेशनल पावर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रीजनल पावर के एस्पिरेशन भी रीजनल पावर तक ही रहते हैं. आप अगल बगल के इश्यूज को ही देख सकते हैं, आप लार्जर इश्यूज को नहीं देखते, फाइन. नाउ नेक्स्ट फेज है इंडिया का फॉलोइंग, दिस इज क्वेस्ट फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. ठीक है ना, लिख लीजिए. थर्ड है, ये लिख लीजिए, era of regional assertion. क्षेत्रीय है, वो रिलेटेड है. So हमने कहा ना, वी हैव won the war in the field but we have lost the war over the table. वो एग्जैक्टली यही है. शिव, गुड आफ्टरनून. वी विल डिस्कस पीओके, पाकिस्तान के साथ डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे कि कैसे हमें नुकसान भी हो उसका, और फायदा तो खैर नहीं ही है, बहुत है. खैर नेक्स्ट फेज देखिए, दैट इज द क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. और ये टाइम पीरियड क्या है, 91 से 99. 91 में क्या होता, 1991 में क्या हुआ था, नहीं उस क्यों आई थी, बहुत बड़ा हुआ था, दैट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. सो जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला था यूएसएसआर का, दैट वाज साइंड ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रिजिम. याद कीजिए, जस्ट 3 दिसंबर को साइन किया और 16 दिसंबर को हमारा काम हो गया था, फाइन. सो वो वाला जो था वो खत्म हो गया, ठीक है ना. यदि वो खत्म हो जाएगा तो इंडिया क्या चाहेगी अब, कि हमारा कहीं ना कहीं हमारी अब ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं रहे डिपेंडेंट, प्लस हमें कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्शन भी मिलता रहे. नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, क्योंकि हमारा यूएसएसआर का फॉल हो गया और यूएस भी अब इंडिपेंडेंट हो रही है, फाइन. अभी क्या हो जाता है, इंडिया डिड इंप्रूव इट्स रिलेशन विद द यूएस विद इट्स विजिट टू पीएम राजीव गांधी. राजीव गांधी ने सब जगह विजिट किया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी. राजीव गांधी के टाइम में पाकिस्तान के साथ रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे हो गए थे, और उन्होंने यूएस भी विजिट किया था. और यूएस विजिट का रीज़न ये होता है कि हमारे रिलेशन यूएसए के साथ अच्छे हुए, क्योंकि यूएसएसआर अब रहा नहीं, और यूएसएसआर नहीं रहा तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग फोर्स हमेशा चाहिए, ठीक है ना. तो हम जाते हैं कहाँ पे, वी वेंट टू द कहाँ, यूएस, फाइन. चलिए, इस ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू इंप्रूव इट्स रिलेशन विद द यूएस एलाइज. यूएस के दोस्त हैं, यूएस के आप दोस्त बनेंगे तो उनके दोस्त के भी दोस्त बनेंगे. उनके दोस्त कौन कौन से हैं, तो यूरोप हो गया, ठीक है ना, आपकी पहुंच यूरोप भी बढ़ जाएगी. जापान हो गया, जापान यूज्ड टू बी द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई ऑफ व्हाट, यूएसए. साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है ना. सो कनाडा हो गया. ये सारी कंट्रीज जो यूएस के अलाइज होते थे, सब आपके दोस्त अब होने लगे, क्योंकि आपके रिलेशन किससे, आपने जाके चौधरी को ही, ठीक है ना, हाय हेलो बोल दिया, तो उसके जो छोटे मोटे होंगे बॉडीगार्ड वो तो आपके साथ आ ही जाएंगे. तो इंडिया के साथ ये सारे आने लग गए, फाइन. चलिए, डिस्पाइट ऑफ मैसिव इंटरनेशनल प्रेशर, द गवर्नमेंट हेडेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी कंडक्टेड व्हाट, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1998, फाइन. और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपने एक मूवी देखी होगी, देखिए क्या, जॉन अब्राहिम की, पोखरण ही नाम है ना शायद, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया कि कैसे, परमाणु है शायद, हाँ परमाणु है. तो कैसे इंडिया ने बहुत ही कोवर्टली वो ऑपरेशन किया था, और कैसे हम सबके सामने हमने रहते हुए भी ऑपरेशन कर लिया था. यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अब्दुल कलाम की. 2 मिनट लेता हूँ, सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगा कि कैसे लोग इंडिया को कितने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं और जिसके कारण इंडिया बढ़ी है. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अपना गवर्नमेंट आई थी उनकी, सो जनरली कंसिडर किया था कि बीजेपी इज एंटी मुस्लिम, कहा जाता है ऐसा. सो उनको भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी, और जो अपने अब्दुल कलाम थे, ही यूज्ड टू बी द डीआरडीओ का उस टाइम हेड कर रहे थे, फाइन. सो उन्होंने उनको काफ़ी अच्छा लगा, अब्दुल कलाम उनको काफ़ी अच्छे लगे, और उन्होंने ऑफर किया मिनिस्ट्रियल बर्थ, ठीक है ना. उन्होंने कहा कि आप मिनिस्टर बनाइए हमारे, और जनरली कहा था कि शायद डिफेंस मिनिस्ट्री उनको दिया गया था, वो हमें ऑफर किया गया था. बट कलाम ने रिफ्यूज़ कर दिया इसको, पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया. बोला कि सर अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे ऑफर किया है मिनिस्टर बर्थ, बट आई थिंक कि मैं देश की सेवा डीआरडीओ में रह के बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, जहाँ कि मैं मिनिस्टर बन के कर पाऊंगा. अटल बिहारी ने इस चीज़ को समझा, फाइन. चलिए, तो अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसके 6-7 महीने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, पोखरण 2 करते हैं, फाइन. और उसमें अटल बिहारी को एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि कलाम का क्या रोल था. वो नहीं होते तो कभी पोखरण 2 नहीं हो पाता, क्योंकि इतना कोवर्ट ऑपरेशन होना पॉसिबल ही नहीं था. ओनली 5 और 6 लोगों को टॉप में पता था कि ये होने वाला है,
और उसमें से कलाम वाज आल्सो ए प्रिवी। फाइन, चलिए अभी यहाँ तो हो गया। अभी पोखरण होने के बाद अब कहा कि अब तो अब बहुत बड़ा काम हो गया, अभी अटल बिहारी आते हैं, दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 3-4 के आसपास की बात है, जब कलाम भी प्रेसिडेंट बने थे। तो फिर उन्होंने कलाम को अगेन कंसल्ट किया कि ठीक है अभी तो सब कुछ है ना, अभी आपको हम प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, तैयार हैं क्या आप? तो उन्होंने कहा हाँ अभी तो मुझे लग रहा है, मैं लेकिन वो कि मैं टाइम लेके बताऊंगा हाँ कि ना। उन्होंने कहा कि आई विल टेक टाइम। तो ठीक है, फिर उनको हाईटी पे बुलाया, अटल जी ने उनको हाईटी पे बुलाया, और बात बात में ये हो गई, पता चला कि अब्दुल कलाम भी अनमैरिड हैं और अटल बिहारी भी अनमैरिड हैं। सो अटल बिहारी ने उनको सटायरली कहा अच्छा सो आप भी अविवाहित हैं? तो कलाम जी का कहना था सर सॉरी टू इंटरवेन बट आई एम नॉट ओनली अविवाहित बट मैं ब्रह्मचारी भी हूँ। ठीक है ना, तो दोनों में फ़र्क होता है। अटल जी अविवाहित थे बट उन्होंने हमेशा कहा मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ। ठीक है ना, अटल जी ने ये कहा था। सो यहाँ से फिर अपने अब्दुल कलाम की स्टोरी शुरू होती है, अगेन जस्ट टू गिव यू एनालिसिस कि कैसे कैसे हमारा फॉर्मेशन हुआ चीज़ों का। और फिर तो हमारी स्टोरी पता ही है कि वो बन गए थे अपने प्रेसिडेंट, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट कहते हैं ऑफ लेट इंडिया का। फाइन, आफ्टर द राजेंद्र प्रसाद उनका एक कद था। चलिए ऑल्सो इसके टाइम में क्या होता है कि हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे होने लगते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे ऊपर इम्पोजिशन हो जाता है रिस्ट्रिक्शंस का। ठीक है ना, बिकॉज न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंसिडर्ड आउट ऑफ बॉन्ड फॉर द वर्ल्ड। फाइन, स्टिल हमारे पास इम्पोज कर दिया गया, हमारे पास बहुत सारी इम्पोजिशन लगे, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन वही एक टेस्ट था इंडिया के मेटल का, और इंडिया डिस्पाइट ऑफ द टेस्ट हैव डन वेरी फिनोमिनल वर्क इनटू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया ने उस टाइम बहुत अच्छा इकोनॉमी, याद कीजिए 2003-4 के ही प्रोजेक्ट अब जाके मेटलाइज हुए हैं बहुत सारे। सो इंडिया का जो प्रोजेक्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर डेवलपमेंट था वो वहाँ से शुरू हो जाता है, और वर्ल्ड को फील होने लग जाएगा कि इंडिया के ऊपर हम कुछ भी कर दें, इट इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग पावर। और फिर जाके अब लोग आपके यहाँ आना शुरू होंगे, इंक्लूडिंग कौन कौन, बुश भी आएगा, सब कुछ आपके यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। फाइन, सो दैट वाज द क्वेस्ट फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दैट एंडेड विद 1919 के बाद हुआ। नेक्स्ट इज द बैलेंसिंग ऑफ पावर। ठीक है, ये होता है 2000 से 2013 तक का, जब तक मोदी जी नहीं आए थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे इस टाइम में, बैलेंसिंग ऑफ पावर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काफ़ी बढ़ गए थे आगे। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ हमारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। चैलेंजेस हमारे पास क्या हो गया कि बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि हाउ टू मैनेज यूएसए एज वेल एज रशिया। फाइन, एट द सेम टाइम हमको चाइना के भी राइज का पता था। सो वी वेर वेरी नोन अबाउट द चाइनाज का राइज। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सबके साथ अपने रिलेशंस अच्छे बनाने की ट्राई कर रहे थे इस टाइम पीरियड में। सो हम लोगों ने क्या किया, नेम ओरिजिनल जो था उसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे किया, बट मॉडिफाइड रूप में। सो वी आर नॉट पार्टिंग विद इधर रशिया और विदर चाइना और इधर विद द यूएसए, बट मेंटेनिंग आवर रीजनल ऑटोनॉमी भी हम मेंटेन कर रहे हैं, और हमारा बैलेंसिंग ऑफ पावर भी हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है इंडिया के और ग्रोथ का। इंडिया को रिकॉग्निशन जो वर्ल्ड लेवल पे मिला, और यहीं से इंडिया की ग्रोथ की कहानी शुरू हो जाती है, एंड वी हैव सक्सेसफुली डन इट एज वेल। और जो एक कहते हैं ना कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट कब होता है, जब हमारा न्यूक्लियर डील साइन होता है। न्यूक्लियर डील 2009 में शायद साइन हुआ है, ठीक है ना। 2009 में न्यूक्लियर डील यूएसए के साथ साइन होने के साथ एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हो जाता है इंडियन की फॉरेन पॉलिसी में, और वहाँ से हमें अब क्या होता है, न्यूक्लियर एनएसजी वगैरह के मेंबरशिप भी अब देखिएगा धीरे धीरे करके अब आने लगेगा, और ऑलमोस्ट ऑल द जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं सबके हम मेंबर हो गए हैं। एनएसजी बना ही गया था इंडिया के अगेंस्ट में, और इंडिया इसका मेंबर बन गया है। सो वेरी अगेन आयरनरी एज वेल, इट शोज इंडियाज क्लाउड, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फाइन, चलिए, सो दैट वाज ओवरऑल 5 फेजेस, एंड लास्ट जो हम लोग जिस पीरियड में हैं, दैट इज द लास्ट फेज ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी का डेवलपमेंट, दैट इज वी कॉल्ड इनर्जेटिक डिप्लोमेसी। क्या कहते हैं इसको, ठीक है। सो अब लिख लीजिए पहले। ये फेज ऐसा है जहां पे अब इंडिया क्या हो रही है, एक तो आत्मनिर्भर हो रही है, प्लस इंडिया अपने पावर्स को बढ़ा रही है धीरे धीरे करके। अभी यदि चाइना भी हमारे ऊपर कुछ बोलती है तो वी हैव ऑल द कैपेबिलिटीज टू पुश देम बैक। और यदि यूएसए भी हमें कहती है कि यू आर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, वी कैन आस्क यूएस की यू आर द ए कंट्री दैट इज मोस्ट नोन फॉर द ह्यूमन राइट वायलेशंस। और यदि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, जो बेसिकली क्या है, जो पाकिस्तान का वन ऑफ द पपेट इट यूज टू बी, नाउ दे आर पार्टिंग विद द इंडिया,
और जो अपना सेंट्रल एशिया है, जो दैट यूज टू बी रीजनली पावर ऑफ इन्फ्लुएंस इसका चाइना का था या फिर पाकिस्तान था ड्यू टू द इस्लाम, अब वो इंडिया के पास साइड हो रहे हैं बिकॉज नाउ इंडिया इज इमर्जिंग पावर। जो सऊदी कल के डेट में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, वो इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, खुल के सपोर्ट कर रहा है, ओनली बिकॉज नाउ वी आर ट्राइंग टू अगेन असर्ट आवर हेजेमनी ओवर ऑल द, ठीक है ना, इधर नेबर और दूर के देशों में। इसके फायदे भी नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा तो ये होगा कि हमें कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। सो आप जब तक बैड बॉय नहीं रहते हैं आपको कभी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, ठीक है ना। सो कहते हैं ना गुड गाइज, ठीक है ना, इंड विथ अप नथिंग के साथ, और बैड बॉयज गो टू हेवन, ऐसा भी है। सो बैड बॉय पाकिस्तान की क्यों औकात है सब जगह, सब जगह पाकिस्तान को क्यों माना जाता है? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड द बैड बॉय ऑफ द वर्ल्ड। और बैड बॉय को हमेशा लोग क्या कहते हैं? चॉकलेट वॉकलेट दे के अपीज करना चाहते हैं, और यही पाकिस्तान के साथ होता है। उसका एक ही रिकॉग्निशन है पूरे वर्ल्ड में कि इज ए बैड बॉय। इंडिया का इमेज क्या था? दे आर गुड बॉय। तो गुड बॉय को क्या करेंगे लोग? ठीक है, ये तो अच्छा लड़का है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कभी इंडिया की वैल्यू नहीं होगी। अभी इंडिया बैड बॉय बनने का ट्राई करने लगा। ये क्या करेंगे? बलूचिस्तान की बात उठाएंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे? कहीं सऊदी में कुछ हो रहा है इंडिया से वो करेंगे, सीरिया में कुछ हो रहा है तो वहां अपनी बात रखेंगे, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस होगा या फिर पेरिस कॉन्फ्रेंस होगा वहां अपनी बात रखेंगे। नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू असर्ट देयर हेजेमनी अगेन, जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के टाइम में हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि हम रिवाइवल ऑफ द राजीव गांधी एंड इंदिरा गांधी पीरियड कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अगेन इम्पोज्ड। और अपना नेपाल के ऊपर हमने ब्लॉकेट किया था, याद कीजिए। मोदी जी जैसे ही आए थे पहला काम यही हुआ था कि वी हैव असर्टेड आवर हेजेमनी ओवर द नेपाल, हमने ब्लॉक कर दिया था उसको। और हमने कहा था कि हमारा काम नहीं है, ये यहाँ के लोकल बिजनेसमैन का काम है, बट गवर्नमेंट के इशारे से भी हुआ था। मलेशिया के साथ हमने यही किया, ठीक है ना, सबके साथ किया। पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे थे लेकिन फिर खराब होगा, फिर हमने काम करना शुरू कर दिया। दैट वाज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द 6 phases ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। सो इट्स अगेन ओवरव्यू जिससे आपको पता चलता है कि कैसे ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन नहीं? मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, आप भी ब्रेक ले लीजिए। मतलब ये न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी देखने में जनरली नहीं होता, बट इसराइल इज़ ए कंट्री जिसको अब कोई भी कंट्री को ना मतलब नहीं होता किसी से, है। सबको कंट्री को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। यदि इसराइल को लगा होगा कि इससे उसको फ़ायदा है वो बेच देगी। तो ये जो कहते हैं ना इसराइल हमारे दोस्त हैं चड्डी बड़ी, कुछ नहीं होता पूरे वर्ल्ड। नेक्स्ट वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्यार प्यार ना रहा दोस्त दोस्त ना रहा वाला फेज़ आएगा अभी, ठीक है ना, वही हम देखेंगे, यही होता भी है। तो ये भी आप करें ना। रशिया वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट अभी देखिए ऑफ लेट वो क्या कर रही है? चाइना के साथ हाथ मिला रही है, प्लस पाकिस्तान के साथ मिलिट्री रिलेशंस रख रही है, जो बाय क्लाउज वो नहीं कर सकती। हमारे और जो रशिया उसके पास रिटर्न एग्रीमेंट ये है कि रशिया कभी भी मिलिट्री डीलिंग नहीं करेगी। लेकिन अभी चीज़ें बदल रही हैं, बदलेंगी चीज़ें तो वो भी अपना आप उनसे सारे आर्म्स नहीं खरीदेंगे तो उसको तो आर्म्स कहीं बेचना ही बेचना है, वो पाकिस्तान को बेचेगा। सो इंटरनेशनल रिलेशन में कभी कोई दोस्ती वोस्ती परमानेंट नहीं थी। इसराइल कर रही तो शायद किया होगा। यदि इसराइल सऊदी, आई विल सी टू द न्यूज़, मैं अच्छे से समझूंगा बिकॉज न्यूज़ में कुछ और होता है, व्यूज़ उसके बाद बहुत से। अभी सऊदी और इसराइल के जनरली रिलेशन खराब माने जाते हैं ना। दोनों का क्या है कि आइडियोलॉजिकल क्लैश बहुत है। लेकिन याद कीजिए एक सॉफ्टवेयर आया था, नाम सुना है क्या? पेगासस, यही ना स्पेलिंग? यही है शायद स्पेलिंग, फाइन। सो पेगासस सॉफ्टवेयर किसका है? एनएसओ, एक कंपनी है इसराइल की, दैट इज कॉल्ड एनएसओ। इसका काम क्या है? इंट्रूजन करना, ठीक है ना, इंट्रूजन करना। और ये इसराइल का बेचा इसने किसको? सऊदी को बेचा था। खारगोशी का जो मर्डर हुआ है, असैसिनेशन ऑफ द खारगोशी, पता है? खारगोशी यूज्ड टू बी द वन ऑफ द ह्यूमन राइट चैंपियन ऑफ सऊदी अरबिया। हाँ वही, उसको मोसाद ने नहीं किया है, उसको सऊदी के सीक्रेट एजेंट्स ने किया है विद द हेल्प ऑफ द एनएसओ, बिकॉज उससे लोकेशन डिस्क्लोज हो गया। कहाँ किया? टर्की के जाके, टर्की के इसमें किया है, क्या कहते हैं उसको, दूतावास में जाके किया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी एज वेल, कि सऊदीज ने जाके पहली बार कहीं फॉरेन लैंड पे ऑपरेशन किया, और वो भी टर्की में। जनरली टर्की एंड इसके सऊदी के रिलेशन अच्छे नहीं माने जाते, बट दे हैव डन दिस, फाइन। सो वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कोवर्ट ऑपरेशन बाय द ये। सो यदि इसराइल भेज सकती है सऊदी अरबिया को अपना, किसके लिए? तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को के चैंपियन को ये करने के लिए, मारने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है, फाइन। और यही तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड है इनफैक्ट, क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ, यही स्लाइड तो नेक्स्ट है, फाइन। सो
These 6 phases reflect the maxim that in international relation there are neither permanent friend nor permanent foes. Fine. कोई दोस्त परमानेंट नहीं होता और कोई दुश्मन परमानेंट नहीं होता. What is permanent is only national interest. क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट ही परमानेंट होता है. और नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? जिससे आपको देश को फायदा हो. ठीक है ना. कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है. और यहाँ पे क्या है? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा. जो हमारे दोस्त हुआ करते थे रशिया, ठीक है ना, अब वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं. जो हमारे बहुत ही राइवल हुआ करते थे, दैट इज यूएसए. यूएसए कभी शुरू से इंडिया को अच्छा नहीं लगता था, इंडिया को वो नहीं अच्छे लगते, तो हमारे दोस्त हो गए आज के टाइम में. स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो गए हैं. फाइन. हमारा क्या, हाँ होता रहेगा, ये सब होता रहेगा. अगेन देयर इज कैंपेनिंग बाय द चाइना, डिस इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ डायमेंशन ऑफ द वॉर. फाइन. सो ये फिफ्थ डायमेंशन ऑफ द वॉर है. साई वॉर बोलते हैं इसको, PSY, साई वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द साई वॉर. वो साई वॉर खेलते रहते हैं. फाइन. सो ये इससे हमें पता चल गया देयर इज ए, ये हमेशा यूज़ करना है. ठीक है ना. सो यदि ये कहते हैं कि अरे हमारे इसराइल के साथ इतने अच्छे रिलेशन है, हमारे फिलिस्तीन के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है. फाइन. पता है आपको, यदि इसराइल की बात करते हैं तो हमारे फिलिस्तीन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है. और पूरे दुनिया में किसी की औकात नहीं है मिडिल ईस्ट में कुछ करने की. लेकिन इंडिया का ये डिप्लोमेसी कहिए, इज वन ऑफ द सक्सेस ऑफ द इंडियन डिप्लोमेसी, कि वी हैव ओनली कंट्री जिसमें इसराइल को भी पसंद करते हैं और फिलिस्तीन वाली भी पसंद करते हैं. दोनों हमको दोस्त बोलते हैं. टाइम टाइम की बात है, कभी इसराइल के पलड़ा भारी होता है, कभी फिलिस्तीन का होता है. अभी इसराइल का पलड़ा भारी है कि जनरली इट इज कंसिडर्ड कि बीजेपी इज प्रो इसराइल और कांग्रेस इज प्रो फलस्तीन. जनरली इट इज कंसिडर्ड. तो अभी बीजेपी का रिजीम है तो हम लोग इसराइल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, दे टॉक्ड अबाउट द कल्चरल हेजेमनी ऑफ द इसराइल, दैट इज यूएस. और यहाँ पे भी बीजेपी टॉक्स अबाउट द कल्चरल हेजेमनी ऑफ द हिंदूज. फाइन. दोनों का आइडियोलॉजी मिक्स मैच होती है, इसलिए जो बीजेपी वाली गवर्नमेंट है वो सपोर्ट किसको करती है? इसराइल वाले को. और इसका अपोजिट वही होगा, अपोजिट गवर्नमेंट आएगी तो उसके अपोजिट पार्टी को सपोर्ट करेगी. लेकिन इसका ओवरऑल फायदा क्या हुआ है हमें, कि हम फलस्तीन में भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इसराइल में है. हम दोनों देश के कंट्री के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम दोनों जगह जाते हैं. मोदी जी पहली बार फलस्तीन गए, फिर इसराइल गए हैं. ऑल्दो इसराइल वो ज़्यादा गए हैं, लेकिन वो फलस्तीन भी गए हुए हैं. फाइन. सो मोहम्मद अब्बास के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, और नेतन्याहू के साथ तो आपको पता ही है. ठीक है ना, अच्छे रिलेशन है. अभी नया जो है नफ्ताली, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन है. सो कहने का मतलब ये है कि इंडिया हमेशा बैलेंसिंग किए रहती है, कहीं ना कहीं बैलेंस करती है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी. फाइन. चलिए, सो एक हम लोग देख लेते हैं, दैट इज अगेन ब्रीफ हिस्ट्री टाइमलाइन के द्वारा. अभी तुमने क्या पढ़ा, दैट इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. क्या क्या टाइमलाइन पढ़ लेते हैं. टाइमलाइन से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी. दिख रहा है ना, सो इट इज विजुअल एज वेल. टाइमलाइन से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है. सो जो जो ईयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट ईयर्स हमारे टाइम के हैं. फाइन. और वो हम लोग थोरोली डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको क्लियरली हो जाएगी कि हमारे 70 साल के इतिहास को हम लोग 3 स्लाइड में कंप्लीट करने वाले हैं अबाउट द अपना फॉरेन पॉलिसीज का. फाइन. सो एक्चुअली स्टार्टेड विद फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार, जिसमें कश्मीर डिस्प्यूट सबसे पहले आगे आया था. तो क्या हुआ था, एट द इंडिपेंडेंस कश्मीर रिमेन्स न्यूट्रल, चूजिंग टू ज्वाइन नीदर पाकिस्तान और इंडिया. तो आपको वो स्टोरी थोड़ी सी पता होगी, अभी मैं बताता हूँ. वो एक इंडिपेंडेंट राजा था, 540-50 थे ना अपने छोटे छोटे राज्य, उसमें से 550 थे, ऑलमोस्ट 552. सो उसमें से कश्मीर भी वन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट. ठीक है ना, जो चाहती थी ना इंडिया के साथ जाए ना पाकिस्तान के साथ. बट क्या होती, पाकिस्तानी आर्मी इन द ग्रैब ऑफ द कबलियाई, यानी कि लोकल पीपल और द लोकलर्स. ठीक है ना, उनने इंडिया के ऊपर अटैक किया, और वहाँ के जो राजा थे उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बन गया कि अभी वो इंडिया के साथ आ जाएंगे. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एसेशन साइन करते हैं, हरी सिंह नाम है ना, वो करते हैं इंडिया के साथ. और इंडिया वो कहते हैं कि अपने 3 पार्ट आपके इंडिया के हो जाएंगे, दैट इज द एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड द फाइनेंसेस विल बी द पार्ट ऑफ द इंडिया, रेस्ट आपको ऑटोनॉमी होगी. वो जब साइन होता है तो इंडिया पुशबैक करती है, और फर्स्ट अटैक ऑफ पाकिस्तान ऑन इंडिया वाज अवर्टेड. और उसके हीरो कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अब्दुल हामिद, ब्रिगेडियर अब्दुल हामिद. नाम सुना है क्या कभी? सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. फाइन. अब्दुल हामिद की भी मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी सुनिए तो मजा आ जाए. तो अब्दुल हामिद को कहा जाता है नौशेरा का शेर. क्या कहा जाता है? नौशेरा का शेर. तो बेसिकली नौशेरा वाज ए वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द कश्मीर वाला एरिया. अब्दुल हामिद यूज्ड टू बी द ब्रिगेडियर ऑफ दैट टाइम, बहुत यंग ब्रिगेडियर थे. और पाकिस्तान के जो उस टाइम अपने कौन थे फर्स्ट, दैट इज पर्सन, क्या नाम है उसका, जिन्ना. सो जिन्ना ने इनको काफ़ी पर्सुएट किया था कि आप पाकिस्तान में आ जाइए. जब पार्टीशन हो रहा था तो आर्मी का भी पार्टीशन हुआ था, तो उसने काफ़ी ल्यूर किया था अब्दुल हामिद को कि आप पाकिस्तान में आ जाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छे जनरल में माना जाते थे वो. तो
तो अब्दुल हामिद ने ये कहा कि नहीं, मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडिया में पैदा हुआ, इंडियन आर्मी में के साथ मेरी लॉयल्टी है, और वो इंडिया में ही रह गए। उनको वो कह रहे थे कि आप यहाँ पे ब्रिगेडियर हैं, मैं आपको वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल डायरेक्ट बनाऊंगा, सो बीच वाला पोस्ट वो छोड़ के लेफ्टिनेंट जनरल ही बना दूंगा। स्टिल ही रिफ्यूज टू एंड इंडिया में रहे। सो लड़ाई हो जाती है और अब्दुल हामिद नौशेरा को देख रहे थे, और नौशेरा में अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर बिकॉज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत था, और वहाँ पे वो गार्ड कर रहे थे। सो जनरली ये माना जाता था कि इंडियन सोल्जर्स कहते थे कि यार ये तो मुस्लिम है, तो इसकी लॉयल्टी पक्का पाकिस्तान के साथ होगी। तो बट ही वर लीडिंग ए बटालियन, बहुत बड़े ब्रिगेडियर, बड़ा पोस्ट होता है आर्मी में, फाइन। सो अभी ब्रिगेडियर के पोस्ट पे वो हैं, और उनके नीचे के लोग उसको सपोर्ट नहीं करें, इनको लगता है कि यार ऐसे ही बस शो ऑफ कर रहा है और ये तो जाएगा पाकिस्तान के साथ। बट ही हैज शोन हिज क्लाउड, ही हैज शोन हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया, और नौशेरा को प्रोटेक्ट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। सो इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल करियप्पा थे ना, सो करियप्पा ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक गिफ्ट चाहिए आपसे। उन्होंने कहा गिफ्ट है, तो नौशेरा पाकिस्तान के खेमे में नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन नौशेरा को नहीं होने दिया। इसका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि कश्मीर का प्रोटेक्शन और जो करगिल का प्रोटेक्शन है वो भी अभी हो पाया बिकॉज ऑफ द अब्दुल हामिद, फाइन। एंड दैट इज द लॉयल्टी ऑफ दैट सोल्जर टू द इंडिया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं, बहुत ही ब्राइट थे। माना जाता है कि यदि उनकी डेथ नहीं होती नौशेरा वाले इसमें, तो वो इंडिया के पहले मुस्लिम आर्मी के ये बनते, चीफ बनते, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कम एज में थे, 37 साल के थे मोस्ट प्रोबेबली शायद, जब उनकी डेथ हो गई थी नौशेरा को प्रोटेक्ट करते हुए, फाइन। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ द नौशेरा, और 1947 का वॉर होता है यहाँ पे, फाइन। चलिए 1947 में ही नेहरू को नॉन अलाइनमेंट का चस्का लगता है, और हमने क्या करने लगते हैं, गुट निरपेक्ष हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द, हम ना तो कोल्ड वॉर में उनके साथ जाना चाहते थे यूएसए के साथ, ना हम लोग जाना चाहते थे किसके साथ, रशिया के साथ। तो यही हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कर दिया, और बेसिकली इट वाज एंटी इंपीरियलिस्टिक इन नेचर एंड एंटी रेसिस्ट एज वेल, क्योंकि कॉलोनिज्म का हैंगओवर था इंडिया के ऊपर, और तमाम ऐसे कंट्रीज जो इंडिया की तरह कॉलोनी थी सबके साथ यही इशूज था। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन अलाइनमेंट करते हैं, और हमने अडॉप्ट किया पंचशील की पॉलिसी, दैट विल स्टडी बाद में, फाइन। पंचशील है 5 ऐसे बेसिक चीजें जिसका वन ऑफ द रीजन और वन ऑफ द बेस ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, फाइन, जो हम पढ़ेंगे बाद में, फाइन। चलिए, और यहाँ से क्या होता है, पंचशील के बाद नॉन अलाइनमेंट के 1962 के वार होते हैं, जो हमको पता है। अब हम लोग क्या हुए थे, बुरी तरह हारे थे, और इसमें हमको काफ़ी नुकसान हुआ था, फाइन। चलिए 62 के बाद क्या होता है, 64 में पोस्ट नेहरू प्रेगेटमेंट शुरू होता है, क्योंकि नेहरू के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अपने, ताशकंद में जिनकी डेथ हुई थी, क्या नाम है उनका, लाल बहादुर शास्त्री, फाइन। सो उनका माना जाता है कि देयर इज ए शिफ्ट ऑफ द स्टांस ऑफ द इंडिया, और यहाँ से इंडिया कहीं ना कहीं रिवाइव करना शुरू करती है, और इंडिया फिर से अपना जो लॉस्ट मोरल ग्राउंड है उसको रिगेन करने की कोशिश करनी शुरू करती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फेज ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दैट इज द 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर, फाइन। और इसने तो हमारे जो एक वो था, एक जो मोरलिटी थी गिर गई थी, ठीक है ना, जो मोरल थी, जो हमारा जोश था वो जो गिर गया था, उसको रिवाइव कर दिया। और पाकिस्तान ने लॉन्च किया था व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑपरेशन जिब्राल्टर। क्या लॉन्च किया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है ना, कभी आ जाए तो देखना, 65 का है, और उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। लेकिन रिजल्ट क्या होता है, अगेन वो हारते ही हैं, और लाहौर तक हमारी आर्मी पहुंच जाती है, फाइन। चलिए उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट टाइम लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1971 का, आप सबको पता है ये फोटो 93,000 वाला, और आपको अब स्टोरी पता है 9300 वाला बहुत अच्छे से। नेक्स्ट शुरू होता है 1974 का, जब क्या होती है, पहला पोखरण होता है, जिसको कहते हैं हम लोग स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा वाज द कोड नेम गिवन टू द फर्स्ट पोखरण जो बॉम्ब ब्लास्ट हम लोग किया था, और उसका कोड नेम था, और इंदिरा गांधी के ही अंदर हुआ था ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1985 होती है, 1985 में क्या होता है, सार्क बनाती है इंडिया। सार्क वाज बेसिकली ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज मेड अगेंस्ट द इंडिया, क्योंकि मैंने कहा ना बिग ब्रदर सिंड्रोम याद कीजिए, फाइन। और टाइमलाइन क्या है, 85 है, तो ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में मैच्योर हो चुका था बिग ब्रदर सिंड्रोम। तो छोटे छोटे रीजनल ग्रुप्स हैं वो मिलकर एक कंट्री बनाते हैं, जो इसका काम था इंडिया के अगेंस्ट एक बड़ा काउंटर वेट प्रोड्यूस करना। बट इंडिया ने हैक कर लिया पूरे सिस्टम को, और इंडिया ने क्या किया, सार्क का ही वो दादा बन गया, लगेगा सार्क भी हमारा ही पार्ट होगा, और सार्क की फॉर्मेशन होता है। वेयर इज द सार्क का हेडक्वार्टर, काठमांडू में, फाइन। सो चलिए, तो सार्क हो गया। नेक्स्ट आता है दैट इज 87, जब हमने क्या किया था, श्रीलंका के ऊपर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे थे, और इंडो श्रीलंकन एक अकॉर्ड साइन हुआ था।
पीस अकॉर्ड बेसिकली कहा था, लेकिन हमने वहाँ पे इंटरवेन किया था, वहाँ पे भी हमें थोड़ी मुंह की खानी पड़ गई थी, बिकॉज हमारे काफ़ी पैराट्रूपर्स की डेथ हुई थी, और पैराट्रूपर्स इलीट फोर्सेज है, और इलीट फोर्सेज को आपने कन्वेंशनल वॉर लड़ने के लिए भेज दिया तो उनकी डेथ होनी ही थी, फाइन। सो यहाँ पे नुकसान हुआ। उसके बाद 1991 होता है, जब क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, और यहाँ के बाद हमारे एक नया पार्टनर मिल जाता है, दैट इज यूएसए, फाइन। सो यूएसए अब इंडिया आना शुरू करती है कोल्ड वॉर के बाद, और यूएसए इंडिया आएगी तो उसके साथ ही कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट ये होता है कि हमारे रिलेशन बहुत सारी कंट्रीज के साथ अच्छे होने लग जाते हैं। फाइनली 1992 में इट इज़ द फर्स्ट टाइम इंडिया रिकॉग्नाइज इट्स रिलेशन विथ इजराइल। आपको आश्चर्य होगा जान के कि हमने हमेशा इजराइल का विरोध किया है। इजराइल का विरोध क्यों किया है? बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी एज वेल। टू नेशन थ्योरी क्या है इंडिया में, क्यों हुआ है? बिकॉज ये, हाँ एग्जैक्टली ये कंसीडर किया जाता है कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर म्यूचुअली इनकम्पेटेबल, फाइन। द सेम गोज विद द क्रिएशन ऑफ द इजराइल, जहां पे ज्यूइश और मुस्लिम्स को माना जाता है इनकम्पेटेबल है ईच अदर। इसके कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द इजराइल होता है। सिंस फॉर्मेशन ऑफ इजराइल वाज अगेन बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी, इंडिया ने इन प्रिंसिपल कभी अप्रूवल नहीं दिया इजराइल को, फाइन। लेकिन देखिए आयरन ये बात की है कि इंडिया ने हमेशा इजराइल से हेल्प मांगी है, और इजराइल का रिकॉग्निशन 1994 तक नहीं दिया इंडिया ने। फाइनली 1994 में चीज़ें बदलती हैं और इंडिया को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडिया का पहला कॉन्सुलेट खुलता है कहाँ पे? मुंबई में खुलता है, दिल्ली में भी नहीं खुलता इजराइल का, ठीक है ना। सो मुंबई में खुलता है, और फाइनली जाके दिल्ली में उनका डिप्लोमेसी, अपने डिप्लोमेट्स आ जाते हैं, अब जाके थोड़ा रिलेशन ठीक हुआ है। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा 1999 में होता है, जब इजराइल स्क्रिमिश होता है, इजराइल नहीं, जब अपना कारगिल स्क्रिमिश होता है। और कारगिल में हमें बहुत ही ज़रूरत थी किसकी? स्मार्ट बॉम्ब्स की थी, क्योंकि हम लोग उनको जनरली वो हाइट पे थे, हम लोग नीचे लेवल पे थे, तो हम लोग उनको टारगेट नहीं कर पा रहे थे। टारगेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमें ऐसे बॉम्ब की ज़रूरत थी जो पेनिट्रेट कर दे गुफाओं को और वहाँ जाके ब्लास्ट हो, और हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक थी। रातों रात हमने इसराइल से इंपोर्ट किया, क्या किया? डेजी कटर बम्ब्स, फाइन। और स्मार्ट बम्ब्स होते थे जो पहले पेनिट्रेट करते थे, तब जाके ब्लास्ट करते थे। और यही तो बालाकोट में भी हुआ है। बालाकोट में जो हमने बॉम्ब यूज़ किया, इसका भी तो ये था, हमें क्यों नहीं उसके एविडेंसेस मिले कि बम वाज डिजाइंड इन ए वे कि वो क्या करेगी, पहले गिरेगी, छत को फाड़ेगी, जो ब्लास्ट होगा वो नीचे होगा, तो आपको छत पे बस एक छोटा सा सुराग दिखेगा, इतना बड़ा बस छोटा सुराग दिखेगा, और नीचे लेकिन तहस नहस कर देगा वो। इट इज डिजाइन इन ए वे। नहीं, इसलिए वही तो बॉम्ब है ना। छत को यदि देखिए, यदि प्रोजेक्टाइल होता है, यदि ये छत है और ये बॉम्ब है, ये छत पे टकराई तो छत ही उड़ जाएगा ना, अंदर के लोग तो बच जाएंगे, उतना कैजुअलिटी नहीं होगी। स्मार्टली आप सोचिए ना ये चीज। और यदि इसको पेनिट्रेट करके जाती है और नीचे, और जब जाके ब्लास्ट करती है, तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होगी। एंड दैट इज द रीजन। बात नहीं समझ रहे ना आप। छत नहीं, आप क्या करते हैं, इसको दो कंडीशन सोचिए। पहला, बॉम्ब डायरेक्ट टकरा रहा है छत से, और छत पे टकराएगा तो छत पे ब्लास्ट होगा, उसका जो भी होगा शार्पनर छत पे बिखर कर आ जाएगा। नीचे के लोग मरेंगे उतने नहीं मरेंगे जितने मरने चाहिए, क्योंकि वो भी डिजाइन इस तरह से किया हुआ ना, बम ब्लास्ट वगैरह सर्वाइव कर लें। अब दूसरा बम है जो कितना भी तगड़ा हो छत, उसको पेनिट्रेट कर देगी और नीचे जाके ब्लास्ट होगा, जिसके कारण जो अंदर बैठे हैं, जितने बैठे हैं, सबकी डेथ होनी है, श्योरिटी है। इससे दिखेगा नहीं क्या हुआ है डिवास्टेशन, बट जो एक्चुअल डैमेज होगा बहुत ज्यादा होगा। एंड दैट वाज द रीजन कि इंडिया को इमेजेस नहीं मिले बहुत अच्छे, क्योंकि ये बॉम्ब इस टाइप का डिजाइन था जिसका काम ही था कि घर के अंदर जाके मारना है। उसको मतलब नहीं बाहर के डिस्ट्रक्शन से, वो अंदर जाके फटेगा। अंदर फटेगा, शार्पनेस ज़्यादा फैलेंगे, शार्पनेस ज़्यादा फैलेंगे, शॉक वेव्स ज़्यादा फैलेगी, शॉक जब ज़्यादा फैलेगी तो कैजुअलिटी ज़्यादा होगी। और नॉर्मल बॉम्ब्स में कैजुअलिटी कम होती है, क्योंकि अब की छत पे टकरा गई ना, छत पे खत्म हो जाता है सारा बॉम्ब। छत नहीं टूटेगी, छत में बस एक छोटा सा सुराख होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट बॉम्ब। पहला पेनिट्रेशन इज ऑन द छत, खत्म। उसके बाद यही तो, गुफाओं में जब बम गिरती है तो कैसे गिरता है? पहले बॉम्ब यदि गुफा पे गिरा दिया आपने तो गुफा टूट जाएगी, अंदर के लोग फिर भी बच जाएंगे। अभी गुफा को तोड़ती है पहले, डेजी कटर बम पहले गुफा को तोड़ेगी, फिर जाके उसके शार्पनेस फैलेंगे, सब फैलेंगे तो जो भी रहेगा, जहां पे भी रहेगा, उनकी डेथ श्योर है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द। कुछ नहीं होता, छत को कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट बॉम्ब ना, कुछ पता नहीं चलता किसी को, इससे डिटेक्शन भी कम होता है। इसलिए तभी तो इंडिया के कहते हैं क्यों नहीं आपकी इमेज है। एक तो बादल थे उस दिन बहुत ज़्यादा, प्लस उस दिन जो बॉम्ब यूज़ हुआ था उसका काम ही नहीं था कि डिस्ट्रक्शन करना, उसका काम था डेथ करना, ठीक है ना। बिकॉज द मेन पर्पज वॉज टू रिवेंज लेना, जो डेथ करना था उनका, फाइन।
तो इसलिए हमने बॉम्ब का सिलेक्शन ऐसा किया जिससे दिखे नहीं ज़्यादा, और ये एक्चुअली स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी है, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट किलिंग पर्सन, इट इज़ क्रिएटिंग हैवॉक, इट इज़ क्रिएटिंग डिटरेंस। डिटरेंस कब क्रिएट हो, जब आप दिखाएंगे कि मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो यूएसए करती है अफगानिस्तान में, मॉब टेस्ट करती है, मदर ऑफ ऑल बम, जिसके कारण नुकसान बहुत कम, उतना नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रक्शन दिखता बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण डिटरेंस क्रिएट होता है और लोग अब डरते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग बॉम्ब बड़ा सा फेंक देंगे। तो इंडिया ने ये गलती, लेकिन इंडिया को क्या था कि इनको रिवेंज वाला उस टाइम था, बदला बदला बदला, तो इसने इसलिए बॉम्ब वैसे यूज़ किया जिससे कैजुअलिटी उनको ज़्यादा हो, दिखे नहीं लेकिन कैजुअलिटी ज़्यादा हो। तो पाकिस्तानी कहते हैं ना, कौवे मेरे, बस 2 कौवे मरे और बस एक पेड़ गिरा, लेकिन क्योंकि बॉम्ब ऐसा बना हुआ था जिसका काम ही वो था, डिस्ट्रक्शन नहीं करना, कैजुअलिटी ज़्यादा करना। फाइन, चलिए ठीक है। फिर 2005 में आता है हम लोग अपना क्या क्या हो गया, करगिल वी हैव डिस्कस ना। सो 2 चीज़ें हुई हैं, पोखरण 2 टेस्ट हुआ 1998, वी हैव डिस्कस, ठीक है ना, जो हम लोग डिस्कस कर लिया अब्दुल कलाम वाला, और फिर करगिल वॉर होता है, सीटीबीटी नॉट अगेन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल एज वेल। फिर क्या होता है 2005 में, इंडिया पुशेस फॉर न्यूक्लियर प्रोग्राम, और हम लोग क्या करते हैं, यूएसए के साथ मिलके एक डील भी साइन हो जाती है, जहाँ पे इंडिया को आपको सिविल न्यूक्लियर डील के साथ साइन हो जाती है। अब सिविलियन प्रोग्राम के लिए आप न्यूक्लियर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर बैन था इंडिया के ऊपर, फाइनली 2009 में साइन किया गया था, बट बात चलती रहती। इसलिए एस जयशंकर, मोदी ने जो सेलेक्ट किया है अपने, एक काम तो बहुत अच्छा हुआ है, दैट इज आवर फॉरेन मिनिस्टर इज वेरी वेरी कैपेबल। सो इनको कंसीडर कहा जाता है, ही इज एक्सपर्ट ऑफ 2 और 3 थिंग्स। पहला, चाइना के मामलों के बहुत एक्सपर्ट हैं। दूसरी, जापान में इनका बहुत स्टेक है, क्योंकि इनकी वाइफ खुद की जापानीज है, पता है, जापानीज वाइफ है इनकी। और ये यूएस में इनका जो न्यूक्लियर डील साइन हुआ था, ये इन्होंने करवाया था। और जब मोदी सीएम थे तो उनको वीज़ा डिनाई कर दिया गया था, लेकिन किसी तरह उन्होंने वीज़ा करवा लिया। जब वो यूएस गए थे तो इट इज़ द जयशंकर हु ऑर्गेनाइज ऑल द कैंपेनिंग फॉर द मोदी। रिवार्ड उसको क्या मिलता है, एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन तो 2nd टर्म। फाइन, सो लिंक बहुत पुराना है। डिप्लोमेट्स या जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप भी जब बनेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये लोग नहीं करते। फाइन, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं ना, दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर टेम्पररी। सो नेता बदलते रहते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो नहीं बदलते। तो एस जयशंकर वॉज लॉयल टू द कांग्रेस एज वेल एज द बीजेपी, मगर मोदी ने उस टाइम ही पिक कर लिया था कि इज ए पर्सन ऑफ ठीक ठाक कैपेबिलिटीज, उसको फाइन, और ही इज़ अ वेरी एस्ट्यूट पर्सन एज वेल, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छे, ही नो 5 और 6 लैंग्वेजेज, उनको बहुत अच्छा कमांड भी है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। फाइन, चलिए। सो यहाँ पे जो डील हुई है 2008 की 9 की, उसमें एस जयशंकर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। फाइन, सो ही यूज्ड टू बी द पर्सन हु ब्रोक दिस डील एज वेल। सो इसलिए उनको पहले से रिकॉग्निशन मिल गई थी, ओनली मिनिस्टर बाद में बने तो काफ़ी नाम हुआ उनका। फाइन, और 2008 में अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है, व्हाट, 26/11, और इसके साथ हमारे रिलेशन जो होते हैं पाकिस्तान के साथ खराब होने शुरू हो जाते हैं। एंड वाई दैट पाकिस्तान चोज मुंबई ओनली, वाई नॉट दिल्ली? Yes, financial capital of India is Mumbai. It is again symbolic for the Pakistan to choose Mumbai. Not only that, also कुछ हाँ कोस्टल एरियाज में तो आना बहुत इजी था उनके लिए, लेकिन रीज़न बहुत बड़ा ये था कि आप हर्ट कीजिए कहाँ पे, टू द फाइनेंशियल कैपिटल, ताकि क्रिपल्ड हो जाए। बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया के बीच में यदि कोई बड़ा डिफरेंस है, इट्स इकोनॉमिक डिफरेंस है, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। न्यूक उनके पास भी है, न्यूक हमारे पास भी है, एंड इट इज़ नॉट अबाउट द स्ट्रेंथ, इट इज़ नॉट अबाउट द साइज ऑफ द डॉग, बट इट इज़ अबाउट द फाइट ऑफ द डॉग दैट मैटर्स। एंड पाकिस्तान इज अ वेरी गुड फाइटर्स, फाइन, बहुत अच्छे फाइटर्स हैं वो, आपको मानना पड़ेगा। तो 26/11 होता, फिर हमारे सिचुएशंस अगेन डिटोरिएट हो जाते हैं। और मीनवाइल हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने लुक ईस्ट पॉलिसीज़ को अपनाना शुरू कर दिया, और लुक ईस्ट पॉलिसीज़ में हमने आसियान के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। बिकॉज अब हमें फील होने लगा था कि आसियान इज़ इमर्जिंग पावर हाउस ऑफ द एशिया, क्योंकि आसियान वॉज बेसिकली सपोर्टेड बाय द यूएसए, और यूएसए का जहाँ पे भी हाथ रहेगा वो कंट्री डेवलप करेगी। और हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया अंडर द मोदी रिजीम। फाइन, हम पहले देखते थे, हम लोग काम भी करने लगे। अभी देखिएगा हमारे आसियान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, सिंगापुर एंड ऑल कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होने लगे हैं। नॉट ओनली दैट, इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑन द लाइक ब्रिक्स, और चाइना के साथ भी हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन होने लगे। दैट विल डील इन डिस्कशन। 10 हैं, 10 हैं, सार्क में 7 हैं,
8 8 होंगे शायद, हाँ उसमें तो 10 हैं, ठीक है ना। TLMB कंट्रीज वो पढ़ेंगे तो मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, TLMBs एंड 2-3 हैं उसके, पता चल जाएगा, लेकिन 10 हैं उसके, फाइन। चलिए, सो उसके बाद एक अगेन फाइनल असॉल्ट होता है, दैट इज द पुलवामा। पुलवामा से पहले उरी, दोनों जगह हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और ये दैट इज द फाइनल फेज ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जब हमने पहली बार ऑफेंसिव डिफेंस को अख्तियार किया। व्हाट इज द ऑफेंसिव डिफेंस? दिस इज द इंडियाज ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी, पुलवामा एंड पुलवामा के बाद जो हुआ था। एग्जैक्टली, सो देर आर टू पॉलिसीज दैट डिफेंसिव डिफेंस, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट कीजिए। दूसरा होता है ऑफेंसिव डिफेंस, वो होता है कि ऐसी कंट्रीज, ऐसे जगह पे जहां से इश्यूज आ रहा है उसी को जाके खत्म करना है, फाइन। सो सोर्स ऑफ इशू जो है उसको जाके खत्म कर दीजिए, तो क्या होगा, वहां से नहीं आएंगे। एंड दैट इज द पॉलिसी एक्चुअली अडॉप्टेड एज द ब्रांच चाइल्ड ऑफ द अजीत डोभाल जी, फाइन, एंड इज वन ऑफ द पर्सन दैट इज अगेन कंसिडर्ड वेरी जेम फॉर इंडिया। सो उन्होंने ये पॉलिसी दी थी, उन्हीं के पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक सब जगह कर रहे हैं। म्यांमार में पहली बार हुआ, पाकिस्तान में हुआ, और उसके बाद फिर बैलाकआउट होता है, फाइन। सो अब सिचुएशन बदल जाती है, इंडिया ने अब क्या किया, ऑफेंसिव डिफेंस का अपना लिया, इसलिए इंडिया के ऊपर उतने फ्रिक्वेंट अटैक अब नहीं होते हैं। बारिंग कश्मीर, इंडिया का लार्जली पार्ट इज ऑलमोस्ट शांत, तो पहले कुछ ना कुछ होते रहता था। हालांकि कुछ चीज़ें अब नॉर्थ ईस्ट में बदल रही है बिकॉज ऑफ द चाइनीज सपोर्ट of the northeast insurgency, fine, and that was the final journey of India's foreign policy, fine। तो ये 70-74 साल का जो फॉरेन पॉलिसी है हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो मेजर इवेंट इतने ही हुए अभी तक, ठीक है, फाइन। चलिए, सो अब पढ़ेंगे जो हम थोड़ा सा डिटेलिंग में, एंड वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस लीडर्स जिसके कारण इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शेप हुई है बेसिकली। इसमें लार्जली हम लोग पढ़ेंगे 3-4 आदमी का ही पढ़ेंगे। पहला होगा नेहरू, दूसरा होगा इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, दोनों की एक जैसी पॉलिसी थी। फिर वी विल स्टडी अबाउट द I.K. गुजराल, फाइन। फिर I.K. गुजराल के बाद हम लोग मोदी पे ही शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी में चेंज नहीं हुई है, फाइन। और माना जाता है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इट इज मोर ऑफ द कंटिन्यूटी रादर देन द चेंज। मैं यदि कहता हूँ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इट इज मोर अबाउट कंटिन्यूटी। कुछ स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है, आप समझ जाएंगे ना। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज What is the meaning of it? एग्जैक्टली, सो अटल जी का एक स्टेटमेंट याद कीजिए, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, ये देश चलना चाहिए। सो पूरे वर्ल्ड का देखा जाए ना, फॉरेन पॉलिसी इज मोर अबाउट द कंटिन्यूटी रादर देन चेंज। हम लोग जैसे चाय नुक्कड़ पे चर्चा करते हैं ना, अरे ट्रंप चला गया अभी तो इंडिया के लिए बहुत ख़राब हो जाएगा, बाइडेन आ गया ये तो बहुत इंडिया के लिए ख़राब होता है, या फिर अरे मोदी जी आ गए अभी तो अभी बैंड बजा देंगे, फाइन। या फिर कोई भी कहीं भी कंट्री, अरे पाकिस्तान में अभी तो बाजवा है बहुत स्ट्रांग है, या परवेज मुशर्रफ है ये तो इंडिया को ये करते हैं, कुछ नहीं होता। देखिए, देर आर टू आस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नेंस, लार्ज एकदम डीपर में जा रहा हूँ। सो वन व्हाट वी सी, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट जो है दैट इज द इंटरफेस। तो गवर्नमेंट जो होती है इंटरफेस होती है किसी भी जगह की। इंडिया की गवर्नमेंट है अभी है फिर चेंज होगी, पाकिस्तान की अभी है चेंज होगी, यूएसए की अभी है चेंज होगी, रशिया की अभी है चेंज होगी, चेंज होती रहती। लेकिन जो स्टेटिक रहती है दैट वी कॉल ना डीप स्टेट। ये सब पता है, पढ़ना नहीं है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। सो डीप स्टेट उसको कहते हैं जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं कंट्रीज के लिए, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, ठीक है ना, एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, जो पॉलिसीज बनाते हैं किसी कंट्री का, व्हाट शुड बी द इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स द चाइना। सो डजंट मैटर इट इज द मोदी और द मनमोहन सिंह और एनीवन एल्स, जो इंडिया की जो लार्ज पॉलिसी है टुवर्ड्स द चाइना विल रिमेन सेम बिकॉज इट्स अ टाइम टेस्टेड, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिसर्च इसके पीछे हुए हैं और रिसर्च के बाद ही हमने इवॉल्व किया अपनी पॉलिसीज को।
हमने चाइना को पढ़ा है, किसी एक आदमी के आने से चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है ना, नरेटिव सिर्फ चेंज होते हैं। मीन्स रियोट्रिक्स हो सकते हैं, हम लोग अरे हम तो जान दे देंगे बोल सकते हैं, लेकिन करेंगे कभी नहीं, क्योंकि जान देने से बोल देंगे ना तो क्या होगा, वोट मिल जाएगा। यदि ट्रंप के जाने से टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया होता इंडिया के पॉलिसी में, तो कभी बाइडेन क्वाड नहीं करता, बाइडेन ने तो और क्वाड को बढ़ाया। या फिर देखिए यूएस की, यूएस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। इंडिया को थोड़ा सा आपको लगेगा यूएस क्योंकि हमारे लिए न्यूट्रल है, समझते हैं। इंडिया में तो वन कैन बी सपोर्टर ऑफ बीजेपी, वन कैन बी द अपोजर ऑफ द बीजेपी, तो आप लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सी द यूएसए का फॉरेन पॉलिसी। सबके फॉरेन पॉलिसी का इज मोर अबाउट द कंटिन्यूटी। सो विड्रॉल, ठीक है ना, एग्जीक्यूट कब हुआ, बाइडेन के टाइम में। विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान अभी रिसेंटली हुआ ना, यूएसए का विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान अकर्ड रिसेंटली, बट ट्राई टू सी द ट्रेंड ऑफ द विड्रॉल। सो ओबामा कहां से विड्रॉ किया, इराक से। और कहां से विड्रॉ किया ओबामा, नहीं ओबामा, बराक ओबामा यार, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। सो मैं कह रहा हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फैक्टर ओनली, दैट इज द फॉरेन पॉलिसी इज मोर अबाउट द कंटिन्यूटी। सो कंटिन्यूटी में ये देखते हैं कि विड्रॉल जो शुरू होता है यूएसए का अलग अलग जहां से कहां होता है। फर्स्ट दे हैव विड्रॉन फ्रॉम द इराक, ठीक है। सेकेंड उनका विड्रॉल कहां से हुआ है, सीरिया से भी इन्होंने विड्रॉ ही किया है इनफैक्ट, फाइन। नॉट ओनली, उससे भी पीछे ले जाता हूं, वियतनाम। तो देखिए विड्रॉल जो होता है वो कंटिन्यूटी का मामला। ट्रंप भी क्या कहता था, ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी का वन ऑफ द बेस वाज विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान। आता ही नहीं कहा था वी विल पैक अप आवर बैग फ्रॉम द अफगानिस्तान, और उन्होंने किया नहीं। बट किया किसने, बाइडेन ने किया, फाइन, बाइडेन ने किया। तो सॉरी ये बाइडेन तो लिख दिया मैंने, अफगानिस्तान लिखा है। तो कैन यू सी एनी ट्रेंड, दिस ए ट्रेंड दैट यूएस को लगता है जहां के उनका खत्म हो गया मामला वहां से विड्रॉ कर लेते हैं, फाइन। सो डजंट मैटर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, विड्रॉल विल बी द कंटिन्यूटी, इट विल द कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट। उनको लगेगा नुकसान है तो वो विड्रॉ कर लेंगे, लोग आएंगे लोग बदलेंगे, सरकार आएगी जाएगी, बट विड्रॉल होता रहना चाहिए, फाइन। ये हो गया। द सेम गोज विद देयर पॉलिसी विद एनी कंट्री, डजंट मैटर हु इज इन द पावर, जो डिसाइड किया जाता है वो डीप स्टेट के द्वारा किया जाता है। एंड पाकिस्तान सॉरी यूएसए का प्रेसिडेंट तो और ज़्यादा स्टैम्प है, इंडिया का तो फिर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है प्राइम मिनिस्टर। यूएस का प्रेसिडेंट इज ओनली स्टैम्प, वो कुछ कर नहीं पाता, ओनली दे साइन। सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है, इट इज़ द डीप स्टेट, राइट। डीप स्टेट हमेशा लेता है, और डीप स्टेट वही करता है जो उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा हो, क्योंकि इसके पीछे थिंक टैंक बैठती है। कौन बैठती है, थिंक टैंक। और वो थिंक टैंक डिसाइड करती है कि क्या डिसीजन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एट टाइम्स इट वर्क्स, एट टाइम इट डजंट वर्क। हमने सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी किया है, वी हैव डन द सर्जिकल स्ट्राइक, बट कॉमन लोगों को नहीं पता था बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको छुपा के रखा हुआ था। वी यूज टू दिस सर्जिकल स्ट्राइक ऑफन, वी यूज टू डू ऑफन दिस सर्जिकल, हम लोग बहुत जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत जाते हैं, लेकिन पहली बार गवर्नमेंट ने इसको डिस्क्लोज किया। दो रीजन थे, एक तो पॉलिटिकल रीजन था, ही दूसरा स्ट्रेटेजिक रीजन भी था कि पाकिस्तान में भी तो नुकसान होता है ना यदि डिस्क्लोज करते हैं। पहले किसी को मार दो पाकिस्तान वाले डिनाई कर देते हैं, लेकिन अब आपने ओपनली कर दिया तो पाकिस्तान वालों ने पहले एक्सेप्ट किया फिर डिनाई किया है। एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि घबरा गए थे, आपने घबराना नहीं है, लेकिन फिर भी घबरा के एक्सेप्ट कर लिया, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, झूठ मूठ का किया हुआ। सो अगेन दिस शोज कि देयर इज ए ओनली कंटिन्यूटी इन द फॉरेन पॉलिसी एंड देयर इज अ कम थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, और चेंजेस जो होते हैं वो कभी कभी आते हैं, कभी कभी मोस्टली नहीं आते, फाइन। दैट्स वाई जो फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन होता है, 4-5 ही लोग हैं जिन्होंने शेप किया फॉरेन पॉलिसी को, और उस 5 लोगों को ही पढ़ना जरूरी है। बाकी के बीच वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उनकी कंटिन्यूटी ज़्यादा रही है, चेंज कम रहा है, फाइन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं अपने फॉरेन पॉलिसी में। तो इट इज़ फर्स्ट है पंडित नेहरू, फाइन। सो इनके व्यूज देखते हैं किसके किसके लिए कैसे कैसे। तो पाकिस्तान को इन्होंने कहा इनकी कोई वैल्यू नहीं है, और पाकिस्तान अल्टीमेटली इंडिया से मिल जाएगा, इनका ऐसा मानना था, फाइन। इनका कहना था पाकिस्तान की डिपेंडेंसी बहुत है इंडिया के ऊपर, कल्चरल डिपेंडेंसी है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, अदरवाइज ही डिपेंडेंसी है। तो एज पर द पंडित नेहरू इंडिया और पाकिस्तान बाद में एक ही होने वाले थे। तो इन्होंने इंडिया खुले हाथ पाकिस्तान को दिया, कहा कि यार हमारे ही तो भाई हैं, सो इनको देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हमने समझौते जो किए सब उनके फेवर में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत फेवरेबल टर्म्स हैं पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए बहुत खराब टर्म्स हैं। और नॉट ओनली दैट देयर आर लॉट्स ऑफ, इंडिया तो कॉरिडोर देने की बात कर रही थी, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया भी होगा कि आप कॉरिडोर देने वाले थे पाकिस्तान से बांग्लादेश की ओर,
बट समहाउ वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि पटेल ने काफ़ी विरोध किया था उसका। फाइन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स द पॉलिसी टुवर्ड्स द पाकिस्तान। इट विल एक्चुअली शो कि वहाँ के लोग कैसे सोचते थे। बट डोंट ट्राई टू सी दोज पीपल फ्रॉम टूडेज ऑप्टिक्स। आज के चश्मे से पुराने लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि अभी चीज़ें बदल गई हैं। उस टाइम शायद यही चीज़ बेस्ट थी, इसलिए हम लोगों ने वो पॉलिसीज अडॉप्ट किए थे। Until unless you are biased, you shouldn't be watching all this from your अभी के चश्मे से, कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी बात थी। So पंडित नेहरू का कहना था पाकिस्तान should not be taken seriously because of the dependency on the India. It will become part of India in a few days or few years. कहा हो ही जाएगा, अपने भाई है। In accordance with this, he agreed to Indus water treaty, 50% to Pakistan and 20% to India. Rest of undecided. कहा कि ये रिजर्वायर रख देते हैं। So आप क्या करना है, खाने में 5 रोटी उसको दे रहे हैं, 2 ही रोटी भूखे पेट रह जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि वो हमारा ही भाई है। फाइन, चलिए चाइना की तरफ इनकी क्या पॉलिसी थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो उनको लगता था, ही वाज फियरफुल अबाउट द चाइनीज एक्सपेंशनिज्म बट प्रिफर्ड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। उन्होंने कहा कि क्या है कि ये बड़े लोग तो हैं, लेकिन इनको अपीज करते हैं, इनको लुभाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और उनको चॉकलेट और टॉफी देने की बात करी इंडिया ने। क्या क्या बात करी, चॉकलेट टॉफी। सो एक्सेप्टिंग तिब्बत पार्ट ऑफ द चाइना बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था। कैसे था? सो इंडिया एक्सेप्टेड तिब्बत एज ए पार्ट ऑफ द चाइना। इससे इंडिया को क्या नुकसान हुआ है? हिमालय चला गया, नहीं गया तो नहीं है, हिमालय भी पार्ट ऑफ कहीं ना कहीं। बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। हाँ, K2 गॉडविन ऑस्टिन। थोड़ा सा सोचिए यूपीएससी वालों की तरह। आपको सब पता है बट आप पता नहीं कर पा रहे हैं बस। विशाल गुड आफ्टरनून, शिव गुड आफ्टरनून। हाँ, हो सकता था, बट अगेन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सोचिए थोड़ा सा, आंख बंद करके सोचिए। कई बार आंख बंद करके बहुत ज़्यादा चीज़ें, भाई ने पहले आंख बंद कर लिया, ठीक है कभी तो बोला ऑफिशियली आंख बंद करने को। हाँ, वो तो वैसे भी इंडिया नहीं सोच पाए आप लोग। मैं एग्जैक्ट वर्ड सुनना चाह रहा था। सो सैंडविच खाया कभी, ठीक है ना। तो सैंडविच में पहले एक सैंडविच का ये पार्ट होता है, एग्जैक्टली दैट आई वांट टू टॉक, कि तिब्बत यूज्ड टू बी बफर स्टेट फॉर द इंडिया। सोचिए हमारी टेंशन ही खत्म हो जाती यदि तिब्बत अभी भी बफर स्टेट होती, ठीक है ना। सो तिब्बत यदि बफर स्टेट होती तो हमारी बाउंड्रीज कभी टच नहीं करती चाइना के साथ, तो चाइना का जो भी इशू होता तिब्बत के साथ होता, हम शांति से रहते। जैसे आज के डेट में भूटान के साथ हो रहा है, नेपाल के साथ हो रहा है, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नेपाल भी बफर स्टेट है, ठीक है ना। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है कि हमारी बाउंड्रीज टच नहीं होती, तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का कोई डर नहीं है। और ये हमने बहुत बड़ी भूल की, पंडित नेहरू ने क्या, तिब्बत को दे दिया, किसको, चाइना को। नॉट ओनली दे दिया, उससे बड़ी बेवकूफ़ी ये करी कि दलाई लामा को आपने असैलम दे दिया। माना कि एक तो नीम ऊपर से करेला, कहते हैं ना कुछ ऐसा, वही कर दिया इंडिया ने। एक तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ऊपर से असैलम देने से क्या नुकसान हुआ। अब चाइनीज़ को ये लगने लगा कि इनका जो, हाँ, कि इनका जो पॉलिटिकल लीडर जिसको सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं वो इंडिया के पास है, इंडिया के पास ट्रम्प कार्ड है। और तीसरी गलती हमने करी कि कभी भी हमने दलाई लामा का यूज़ नहीं किया। आपके पास ट्रम्प कार्ड तो है, लेकिन आप क्या करते हैं, पत्ती खेलते हैं ना, 3 पत्ती जो भी खेलते हैं, ट्रम्प कार्ड है लेकिन यूज़ नहीं करना कभी, ठीक है ना। अब तो दलाई लामा की मोस्ट प्रोबेबली अब उतने पावरफुल भी नहीं रहे, तो जब सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है दलाई लामा। हम लोगों ने मोदी जी के आने के बाद ये भी हुआ है, मोदी जी ने भी बहुत अपीज़ किया है, बहुत अपीज़ किया है चाइना को। इतना अपीज़ किया है कि दलाई लामा को बर्थडे विशेज़ ओपनली नहीं करते थे, ऑल्दो बैकग्राउंड में सब चलता है। ओपन करने से क्या होता है ना कि दो लोगों को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। सो आप अपने निब्बी के साथ व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होगा, तो दूसरा बंदा कहीं ना कहीं ट्राई करता रहेगा, अच्छा स्टेटस देखेगा सिंगल है, ठीक है ट्राई करते हैं। तो इंडिया ने यही किया। इंडिया ने दिक्कत क्या कर दी, इनके पास ट्रम्प कार्ड होते हुए आज तक यूज़ नहीं किया। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, यू आर गिविंग द असाइलम टू द दलाई लामा बट नेवर एक्सेप्टेड हिज प्रेजेंस।
और आपको बर्थडे पे भी आप ओपनली विश नहीं करते हैं। और अभी चेंज हुआ है, 2020 में जाके उन्होंने पहली बार दलाई लामा को विश किया ओपनली। और फर्स्ट टर्म में तो दलाई लामा को बुलाया भी था एज ए लीडर, दूसरी टर्म में जब इन्होंने स्वेयर इन किया तो दलाई लामा को बुलाया भी नहीं, क्योंकि उनको लगा था कि ये दूध की मक्खी है, इसको यूज करो, फेंक दो। ये गलती करते हैं। देखिए कितनी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। आपका ट्रम्प कार्ड है तब भी आप उसको यूज नहीं करें तो चाइना क्या करेगा? डोकलाम करेगा। चाइना क्या करेगा? गलवान करेगा, क्योंकि आपने ट्रम्प का यूज ही नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे हैं। अभी भी इंडिया कहते हैं 5 फिंगर पॉलिसी उनकी, इंडिया अभी भी मना नहीं कर रही है। वन चाइना पॉलिसी है ना इनका, कहते हैं कि वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है कि तिब्बत एंड ताइवान और ऑल द पार्ट ऑफ द दीज आर द पार्ट ऑफ द चाइना ओनली। सो हमारे पास अभी भी डिनाउंस करते हैं, यदि इतना वो करी ना, न्यूज़ बहुत फेमस, इसलिए आई एम डिस्कसिंग दिस। कल परसों ही आ रहा है गलवान फिर से, कि उन्होंने गलवान पे अपने झंडे डाल दिए, जो अगेन इससे सही वार है, कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजिकल वार है। सो अभी वहाँ पे जाके बहुत बर्फबारी हो रही है, और वो दिख जो रहा है फोटो वो नॉर्मल सिचुएशन का है, बर्फबारी नहीं होता, सिंपली है कि बहुत पुरानी कोई फोटो खींच के उन्होंने कर रहे हैं। और मज़े की बात है तो वो दिखाते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स का पसीना गिर रहा है और उससे पूरा का पूरा एक वो बन गया। मैंने देखा वीडियो उसका, ग्लोबल टाइम्स करके उनकी एक न्यूज़ चैनल है, फाइन, देखिएगा, उसमें प्रोपेगेंडा चैनल है, ये सब कुछ भी नहीं है, फाइन। सो बेसिकली इंडिया हमेशा यही दिक्कत करती है, इनका क्या सब कुछ है लेकिन यूज़ नहीं कर पाती है। यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमारी हमेशा की गलती रही है। और नेहरू जी ने भी यही गलती करी थी जो मोदी जी अभी कर रहे हैं, मुझे लगता है फाइनली। अगेन मैं बहुत छोटा आदमी हूँ बोलने के लिए, बट मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज वी हैव द पैरेलल। दलाई लामा उस टाइम भी थे, अभी भी हैं, उस टाइम भी उनका यूज़ नहीं हुआ था, अभी भी यूज़ नहीं हुआ। सो रखा किस लिए है? पाल क्यों रहे सांड को हम, ठीक है ना सॉरी फॉर, सांड नहीं करना चाहिए, दलाई बहुत बड़े, अगेन वी आर सेइंग कि क्यों हम पालते हैं किसी को क्यों एसाइलम दे रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दैम, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज देम एज वेल। सो दिक्कत हुई, चलिए पढ़ते हैं, खैर, और नॉट गोइंग टू द दैट वर्ड, मुंह से निकल गया भैया, गलती हो गई चलिए। सो फर्स्ट मिस्टेक बाय गांधी वाज टू एक्सेप्टिंग तिब्बत पार्ट ऑफ द चाइना विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, दैट वी कॉल जीरो सम गेम। और मैंने कहा था इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए। आप कुछ दे रहे हैं एक हाथ से, दूसरे हाथ से ले लीजिए, नहीं लेंगे तो आप क्या हैं, डैश डैश फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, और वो हम थे, फाइन, चलिए। एंड वी हैव लॉस्ट द अक्साई चीन एज वेल, अक्साई चीन भी लॉस कर गया। अक्साई चीन बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है सोचिए, आपको चीज़ें पता हैं, क्योंकि मैंने इतना जो माहौल बनाया अभी तक, यही सब के लिए माहौल बनाया था कि मेरी मेहनत कम हो जाए, और मुझे लगता है शायद हो जाएगी कम। एग्जैक्टली। सो कैसे है वो बताइए, वन बेल्ट का वन रोड का कैसे इससे साथ रिलेशन है? जाएगी इज ए फैक्ट है, क्यों जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई अक्साई चीन ओनली? वो कर लेंगे चाइना वाले, जब कोविड बना सकते हैं, चाइनीज वायरस बना सकते हैं, बर्फ वर्फ कुछ नहीं है उनके लिए। सोचिए पाकिस्तान के बाहर सोचिए थोड़ा। What I'm saying कि what is the benefit of the Aksai chain for the China, and why Chinese are very having very good clout over the Aksai chain, और Aksai chain से उनका इतना मोहब्बत क्यों है basically? Anyone who is online? तसीम? नहीं, ज़्यादा फैल के भी फायदा नहीं है, नहीं पकड़ पा रहे आप लोग, लेकिन आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। थोड़ा सा सोचिए, कुछ और सोचिए, बियॉन्ड पाकिस्तान सोचिए। वी आर अगेन वेरी, हमारी सोच ही पाकिस्तान तक लिमिट रहती है। बड़ा सोचिए ना, बड़ा बढ़ना है तो बड़ा सोचिए। एनीवन हु इज ऑनलाइन कैन यू पीपल से कि अक्साई चीन चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि अक्साई चीन के बाद से ही वहाँ से उनकी OBR जाती है, दैट वी कॉल CPEC। क्यों ट्रेड वहाँ के लिए, वह कितना डिफिकल्ट टेरिन है, तब भी वो क्यों कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा बर्फबारी बहुत होती है वहाँ पे नहीं है, ऊपर से वो बहुत, दिस वेरी बहुत डिफिकल्ट है टेरिन, सब नाश कर दिया नाश कर दिया मूछ मूछ में, ठीक है ना। सो हमने पढ़ा था चाइनीज मलक्कन डायलेमा, क्या है ये? मैं कहता हूँ इसलिए सोच बढ़ाइए, सोच बड़ी कीजिए। अरे मलक्कन डायलेमा यार पढ़ाया है। सो
अब ये ध्यान नहीं आ रहा तो रिवाइज कीजिए। मलक्कन आइलैंड क्या है ना, एक नैरो स्ट्रिप है, ठीक है ना, अंडमान के पास मैंने कहा था इंडिया का, अंडमान से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मलक्कन स्ट्रिप है, जहाँ बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, जहाँ से इंडिया का 70% ट्रेड होता है, इंक्लूडिंग द ये का अब याद आ गया, दैट मलक्कन है चाइनीज़, ठीक है ना, चाइना के बोल रहा हूँ। अब क्या किया, वहाँ पे दो दो बड़े प्लेयर हैं जो चाइना को परेशान करने के तैयार हैं। सेवंथ फ्लीट याद कीजिए, सिंगापुर में मैंने दिखाया था जो यूएस की प्रेजेंस है, और मलक्का स्टेट वहीं से आसपास से गुजर रही है। नॉट ओनली दैट, इंडिया का अंडमान का निकोबार है, वो भी आसपास ही है, 800 किलोमीटर बस दूर है। सो दो चीज़ें हैं मलक्कन डायलेमा के पास, अंडमान निकोबार इंडिया का, जहाँ पे इंडिया की ट्राई सर्विसेज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का इंटीग्रेशन वहाँ पर, और साथ में ही यूएस का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सिंगापुर में। और मलक्का वाले स्टेट से चाइना का 70% ट्रेड हो रहा है, प्लस इसकी मिलिट्री भी यहीं से जा रही है, तो उसको चाहिए एक पैसेज जो सेफ हो। इन केस कि ये ब्लॉक हो जाए तो चाइना इज फ्यूचरिस्टिक, इंडिया की तरह नहीं है कि आज खोदो और आज पानी पियो, ठीक है ना। भोज के टाइम में वो विजय नहीं करते, हमारी तरफ कहा जाता है भोज के टाइम में विजय नहीं होता, इट मीन्स, ठीक समझ गया ना। वो क्या करेंगे, वो हमेशा ये ट्राई करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, अकॉर्डिंगली दे विल मेक देयर पॉलिसीज। तो चाइना क्या किया, उन्होंने एक अल्टरनेटिव रूट बनाया ताकि उनका कभी ट्रेड ब्लॉक नहीं हो। अल्टरनेटिव रूट क्या होगा, अक्साई चीन से होगा, अक्साई चीन, और वो कहाँ जाएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान, और गिलगिट बाल्टिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए वो कहाँ चला गया, सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया के बाद वो चला जाएगा यूरोप, फाइन। सो इट इज़ द अल्टरनेटिव रूट ऑफ द चाइना, इट इज़ द सेफ पैसेज, प्लान बी जिसको आप लोग कहते हैं। आप लोगों का भी प्लान बी होगा ना, यूपीएससी में नहीं हुआ तो क्या, किसी का स्टेट पीसीएस होगा, किसी का एसएससी होगा, किसी का होगा कि शादी कर लेनी है, फाइन, ये भी प्लान भी ही होता बहुत लोगों का। मैंने बहुत लोगों से पूछा है तो उन्होंने कहा शादी कर लेंगे। अच्छे लड़कियों जनरली कहते हैं कि क्या सर प्लान में तो कुछ नहीं है, शादी कर लेंगे किसी अच्छे लड़के से। अगेन नॉट गोइंग टू द अगेन सेक्सिस्ट होते हुए बिना कर रहा हूँ, मैंने पूछा है, रियल फीडबैक है ये सब, फाइन, और ये ठीक भी है। अब लड़कों के पास ये ऑप्शन भी नहीं है, क्या ही करेंगे बेचारे, ठीक है। चाइना ने यहाँ पे प्लान भी तैयार करके रखा है, इसलिए वो वन बेल्ट वन रोड के ऊपर काफ़ी असर्टिंग, क्योंकि उनको पता है आज ना कल जिस दिन चाइना का राइज होगा, ये वाला पैसेज उसका ब्लॉक होना ही होना है, और ये वाला यदि पैसेज ब्लॉक हो गया तो चाइना विल कम टू इट्स नीज, और अपने घुटनों पे आ जाएगी, तो चाइना विल क्रिपल्ड। इसलिए उन्होंने अल्टरनेटिव रूट अभी से बनाना शुरू कर दिया। फंक्शनल नहीं है, आज नहीं तो कल होगा, अभी ज़रूरत नहीं तो उतना फंक्शनल नहीं है, ज़रूरत होगी तो फंक्शनल भी कर देंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने गलती क्या करी, जो हम लोग कर सकते थे कि पहली बात तो तिब्बत रिकॉग्नाइज नहीं करते, दूसरी बात अक्साई चीन को तो नहीं जाने देते, एटलीस्ट अक्साई चीन जाने भी दे दिया तो पीओके का जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसके ऊपर अभी भी कुछ ना कुछ रखें हम लोग, ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रम्प कार्ड हो। हमने सारे ट्रम्प कार्ड वेस्ट कर दिए अपने, एंड दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट दैट इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। Despite of being very good all the culture, we don't have the strategic culture. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे एक जो लूप होल का आता है, स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं, हम फ्यूचरिस्टिक नहीं होते। हमें लगता है ये प्रॉब्लम है, पैच वर्क कर दो, ये प्रॉब्लम जैसे होता है ना, टेंट में छेद हुआ तो वहाँ पे उसको पैच कर दो, फिर से कहीं छेद हुआ फिर से पैच कर दो। वी डोंट ट्राई टू इधर रिप्लेस द टेंट, और वी डोंट सी द रिप्लेसमेंट ऑफ टेंट वाला हट, कहीं कुछ परमानेंसी नहीं है, इसके नुकसान हमारे होता है, फाइन। चलिए, नॉट ओनली दैट, पंचशील में वी हैव कंप्रोमाइज विद आवर ट्रम्प कार्ड एज वेल, जिसमें हमने पंचशील में यही कहा, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की बात थी, और हमने कहा कि चाइना का वन चाइना पॉलिसी जो है, दैट टॉक्स अबाउट द फिंगर जो आपने कहा था, और दैट टॉक्स अबाउट द तिब्बत, दैट टॉक्स अबाउट द ताइवान, हमने सबने इन प्रिंसिपल कह दिया कि हम सबको एक्सेप्ट करते हैं कि आप ही राजा हैं, ठीक है ना। आप ही बाहुबली हैं, आपको सब कुछ एक्सेप्टेड है, और ये हमें बैकफायर करती है बाद में, फाइन। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, सरदार पटेल ने कहा भी था उस टाइम कि हमें ना इतना आंख मूंद के चाइना की ओर नहीं देखना चाहिए, चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट उनकी बात को माना नहीं था, बात नहीं माना था। रिजल्ट क्या हुआ, 1962 का वॉर हो गया, फाइन। डिस्पाइट ऑफ हैविंग ए वेरी गुड स्ट्रेटेजिक थिंकर ऑफ दैट टाइम, दैट इज सरदार पटेल, हमने उनकी बात नहीं मानी, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो गई थी बहुत पहले ही, 58 में शायद मुझे लगता है उनकी डेथ हो गई थी, फाइन। चलिए, क्या हुआ, सिग्नल टूट गया क्या? चलिए, नेहरू का खत्म करके कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। देन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर साउथ एशियन नेबर्स, फाइन, तो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, दैट इज पंचशील का पॉलिसी। व्हाट इज द पंचशील? फर्स्ट इज द नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स, तो हमने कहा कि हम किसी के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फाइन। दूसरा वाज रिस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, दैट आवर नेशनल फॉरेन पॉलिसी भी यही है, हम लोग ये कहते हैं हम अपना करेंगे तुम अपना करो। आर्टिकल कौन सा है,
51, दैट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्टिंग दिस थिंग, फाइन। तीसरा था नॉन एग्रेशन, हमने कहा अपने जूनियर पार्टनर्स की ओर एग्रेसिव नहीं होंगे हम, कितना भी कुछ हो जाए ना जूनियर पार्टनर ना सीनियर पार्टनर को एग्रेसिव नहीं होंगे। फाइनली था पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, गांधीयन वे ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, जिसको कहते हैं एडीआर, क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मींस हमारा यदि पाकिस्तान से लड़ाई है तो हम कभी भी यूएनओ नहीं जाएंगे, हम आपस में पाकिस्तान में बैठ के कर लेंगे रिजॉल्व, ठीक है ना। या हमारा चाइना के साथ है तो हम कभी यूएनओ नहीं जाएंगे, हम चाइना के साथ म्यूचुअल रिजोल्वेशन कर लें, हम किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाने वाला। यही इंडिया का स्टैंड भी है और ऑफिशियल स्टैंड भी यही है कश्मीर के ऊपर। ऑल्दो नेहरू जी ने यहाँ पे भी गलती करी, सबसे पहले चले गए कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएनए चला गए, जबकि उस टाइम इंडिया का काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन था। तब भी वो क्या कहेंगे, नहीं 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 यूएनए को पास जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बॉडी है, होती है कभी कभी बुद्धि खराब हो जाती है। नेक्स्ट होगा दैट इज इक्वल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट, कहा कि रिस्पेक्ट भी करेंगे और फायदा भी उठाएंगे, एंड दैट इज ऑल अबाउट द पंचशील पॉलिसी ऑफ द नेहरू, जो उस टाइम के लिए अच्छी थी बट हमने इसका हमेशा वायलेशन किया। एंड दिस इन्फोग्राफिक्स अगेन शो द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द पंचशील का पॉलिसी, और कहाँ कहाँ हमने इसको वायलेट किया है। पहला एग्जाम्पल नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक पॉलिसी, कहीं किया हमने, ताशकंद में तुमने साइन किया था। हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक उनकी बेटी हैं और एक उनके पोते हैं, दोनों ने ये काम किया। सो अपने नाना का ही कर दिया। एक तो हमने पहला किया बांग्लादेश में, दूसरा हमने श्रीलंका में किया इंटरफेरेंस। नॉट ओनली वी हैव आल्सो डन टू मालदीव्स, पहला खत्म हो गया। रिस्पेक्टिंग सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जनरली वी डू इट एंड दैट इज वेरी अगेन ब्यूटी ऑफ द इंडिया, हम नहीं करते इसके साथ छेड़खानी। नॉन एग्रेशन हम करते हैं, वी हैव डन इट विद द नेपाल, वी हैव डन इट विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, वी हैव डन अग्रेशन हम करते हैं। मलेशिया वी हैव डन विद द श्रीलंका। पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, generally we do it, we have done land boundary agreement with the Bangladesh, fine. So 103 है I guess, 103 constitutional amendment, जिसमें हमने land boundary किया। और generally except for the Pakistan we have done most of the resolution by the mutual ये thing, fine, barring few छोटे मोटे पैचेस, जैसे अभी नेपाल काला पानी के ऊपर बोल देगा, हम कहें कोई बात नहीं, तुम अभी कूदो, जिस दिन चाइना का हाथ उतरेगा उस दिन हम देख लेंगे तुमको, अभी तुम कूदो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ही है, तुम्हारा अयोध्या भी तुम्हारा ही है, कहा दिया ना उन्होंने। राम जी वॉज बॉर्न इन नेपाल का दिया, तो कहते राम जी नेपाली हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमें, जिस दिन चाइना का हाथ तुम्हारे ऊपर से उतर गया उस दिन हम देख लेंगे कौन नेपाली हैं और कौन। तो कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना इंडिया टॉक्स अबाउट द बुद्धिज्म, कहते हैं बुद्धिज्म तो पार्ट ऑफ नेपाल है, हम कहते हैं हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब तुम्हारा ही है। कहने में क्या आता है, अभी चाइना इज नेमिंग द फ्यू पार्ट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एज देयर ओन लैंग्वेज, फाइन। तो इसमें नाम बनाने में तो हमारे योगी जी बहुत आगे हैं। वो तो चाइना को कुछ और बोल देंगे कुछ बोल देंगे, नाम बदलने में क्या आता है, अपने मन से कुछ भी बदल दो। उसका लेकिन असर होना चाहिए ना, नाम बदलने में क्या ही जाता है, असर भी होना चाहिए उसका, फाइन। नाम बदलना इज अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, एक्चुअल रिलेशन ऑफ द थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, फाइन। ये गिमिक्स हैं चाइना के जो बार बार करते रहते हैं, छोटे मोटे काम करते रहते हैं। इक्वल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये हम करते हैं, फाइन। वी टॉक अबाउट द सागर और वी टॉक अबाउट एनीथिंग, वी हैव दिस थिंग, और वी टॉक अबाउट एनीथिंग pertaining to the Russia relation, USA relation or the Chinese relation, we have the respect for that, और benefit भी हम उसको मिलता है, fine. So we will sum up today, क्योंकि फिर नया टॉपिक हो जाएगा, that is next person हो जाएगा, so I don't think कि कोई नया person है यहाँ पे। हाँ ले लीजिए आप जो भी, ये अच्छा फॉरेन पॉलिसी, आई विल गिव यू नोट्स एज वेल। हाँ कोई बात नहीं, आप ले लीजिए इसका, मैं हट जाता हूँ। सो मीनवाइल कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पुट। श्रीलंका एंड बांग्लादेश, यस सचिन आपने सही बोला, सिल्क रूट ही रीजन था सचिन, लेकिन मैंने रीजन जो एक्चुअल था दैट इज द मलक्कन डायलेमा ऑफ द चाइना, जो हमने डिस्कस किया था। सो इट इज मोर अबाउट द मलक्कन डायलेमा। सचिन आप देख लेना पुराने वीडियोस तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, और ये दोस्त ना रहा, ये तो आगे ही होगा, पीछे नहीं होगा। मैं नोट दूंगा, आप ग्रुप में मुझे ऐड कर देना, ठीक है।
नेक्स्ट ये है, उसके बाद तो आपको पता ही है, आप लोग अब इस टाइम में जी रहे हैं, दैट इज़ द पुलवामा। एंड उसके बाद जो हमने अभिनंदन की स्टोरी क्या है